अध्याय 181 मुझे शादी की तैयारी करनी है 3। नैना शर्मा की आंखें चमक उठीं। उसने तुरंत अपने पीछे छिपाई हुई होम एल्बम निकाली और उसे टेबल पर फैला दिया। फिर वह आर्यन सिंघानिया के पास गई और उसे जो स्टाइल पसंद आया उसकी ओर इशारा किया। मुझे ये रंग पसंद है। यह ज्यादा चमकीला है। तुम्हें क्या लगता है? नैना शर्मा ऐसे ही आई। ऐसा लगा जैसे उसने अभी अभी नहाया हो। उसके शरीर पर लगे नहाने की खुशबू सीधे आर्यन सिंघानिया की नाक में गई। आर्यन सिंघानिया की आंखें थोड़ी हिली। उसके खूबसूरत चेहरे को देखकर उसका मन जैसे मोहित हो गया हो। वह कैसे कह सकती थी कि यह अच्छा नहीं था? जरूर, मुझे यूरोपियन स्टाइल पसंद नहीं है, ये बहुत फॉर्मल है। क्या मैं फ्रेश वाला चुन सकता हूँ? हम किनारे पर रंग बिरंगे फूल लगा सकते हैं और जब गर्मियाँ आएंगी तो हम फूलों का मजा लेते हुए दोपहर की चाय पी सकते हैं। ये बहुत अच्छा रहेगा। जैसे ही नैना शर्मा बोल रही थी, अनजाने में ही वे तस्वीरें उनके दिमाग में आ गईं और उनकी आंखें तड़प से भर गईं। आर्यन सिंघानिया ने नैना शर्मा की कमर पकड़ी और उसे अपनी गोद में बैठा लिया। उसकी आंखों में नरमी थी। जरूर, और हमारा कमरा भी, इशिता। नैना शर्मा ने बहुत सारे आइडिया बताए और आर्यन सिंघानिया बिना किसी हिचकिचाहट के मान गए। अगर नैना शर्मा विला को तोड़कर फिर से बनाना चाहती तो भी वह बिना पलक झपकाए अपना सिर हिला सकते थे। लेकिन जब नैना शर्मा ने कहा कि उन्हें पिंक लेस बेडशीट, पिंक लेस तकिया, कंबल और मच्छरदानी वाला सपनों जैसा प्रिंसेस बेड चाहिए, तो आर्यन सिंघानिया का चेहरा सख्त हो गया। उन्होंने भी बिना किसी हिचकिचाहट के उसे मना कर दिया। उसे किसी और चीज पर कोई ऐतराज नहीं होगा, लेकिन वह पक्का नहीं चाहेगा कि उसके जैसा आदमी गुलाबी लेस के ढेर में सोए। नैना शर्मा का छोटा सा चेहरा अचानक मुरझा गया। उसने अपनी बड़ी, साफ आंखें खोली और आर्यन सिंघानिया को घूरा। उसने धीरे से कहा, मुझे सच में ऐसा ही बिस्तर चाहिए। इस पर सोना बहुत आरामदायक है और जब मैं रोज सुबह उठूंगी तो मेरा मूड अच्छा रहेगा। ऐसे बिस्तर पर सोकर वह अच्छे मूड में हो सकती है, लेकिन अगर वह सो गया तो उसका मूड खराब हो जाएगा। आर्यन सिंघानिया के चेहरे पर कोई भाव नहीं बदला और उसने उसे ठंडेपन से मना कर दिया। नहीं, मैं ऐसे बिस्तर पर कभी नहीं सोऊंगी। नैना शर्मा की नाजुक भौहें सिकुड़ गईं और उसने आर्यन सिंघानिया की गर्दन पर हाथ रख दिया। उसने अपने लाल होंठ फुलाए और प्यार से कहा, लेकिन मुझे ये सच में पसंद है। बस मान जाओ। सोचो, हम हर दिन इस सपनों के बिस्तर पर एक राजकुमारी और एक राजकुमार की तरह जागेंगे, बिल्कुल हमारे छोटे से महल की तरह। आर्यन सिंघानिया निष्पक्ष थे। नखरे दिखाना बेकार है। नैना शर्मा उसके ठंडे चेहरे से बिल्कुल भी नहीं डरी, बल्कि वह और भी हिम्मतवर होती गई। उसका सिर सीधे आर्यन सिंघानिया के सीने से सटा हुआ था और वह धीमी आवाज में विनती करती रही, आर्यन सिंघानिया, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, बस मेरी इच्छा पूरी कर दो। नैना शर्मा, मैं तुम्हें बता रहा हूं, तुम चाहे कुछ भी कहो, मैं, आर्यन सिंघानिया, कभी भी गुलाबी लेस वाले बिस्तर पर नहीं सोऊंगा। नैना शर्मा का मुंह फड़क गया और उसकी बड़ी बड़ी आंखें झपक गईं। धीरे धीरे उसकी आंखों के नीचे नमी की एक झलक दिखाई दी। उसने आर्यन सिंघानिया को दया से देखा और उसकी आवाज सिसकियों से रुंध गई। क्या ये सच में नामुमकिन है? उद्धरण चिन्ह अल्पविराम अल्पविराम प्रश्नवाचक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। आर्यन सिंघानिया ने बेबसी से अपनी आंखें बंद कर ली और गहरी सांस ली। ठीक है, ठीक है, ठीक है, आप जो कहें। उसने बहुत जल्दी अपना ही मुंह मार लिया। नैना शर्मा की आंखों से आंसू एक पल में बिना किसी निशान के गायब हो गए। उन्होंने एक बड़ी सी मुस्कान दी, आर्यन सिंघानिया को गले लगाया और उनके गाल पर एक जोर से किस किया। उन्होंने खुशी से कहा, थैंक यू हबी। काम पूरा हो गया था। नैना शर्मा जाना चाहती थी, लेकिन वह अभी खड़ी ही हुई थी कि उनकी कलाई पकड़ ली गई। अध्याय 182 मुझे शादी की तैयारी करनी है। अगले ही पल नैना शर्मा अपनी कलाई की ताकत से पकड़ी गईं और उनका पूरा शरीर चौड़ी डेस्क से दब गया। आर्यन सिंघानिया ने एक हाथ से उसका चेहरा सहारा दिया और दूसरे हाथ से उसकी ठुड्डी को दबाया। उसने अपनी उंगलियों से उसकी ठुड्डी को धीरे से रगड़ा और धीमी और भारी आवाज में कहा, मैंने आपके लिए इतना बड़ा त्याग किया है और आपके पास धन्यवाद के लिए सिर्फ एक शब्द है। नैना शर्मा ने पलकें झपकाईं, जैसे उन्हें समझ नहीं आया हो। उन्होंने अपनी मासूम आंखें खोली और कहा, तो मैं कुछ शब्द कहूं? आर्यन सिंघानिया ने नैना शर्मा की आंखों में चालाकी भरी चमक देखी। उसके होठों के कोने शैतानी तरीके से ऊपर की ओर मुड़ गए और उसका सुंदर चेहरा धीरे धीरे नीचे की ओर झुक गया। उसने उसकी बात का एक एक शब्द में जवाब दिया, तुम्हें ये कहने की जरूरत नहीं है। इसे करना ज्यादा सच्चा है।
उद्धरण चिन्ह अल्पविराम अल्पविराम प्रश्नवाचक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। आर्यन सिंघानिया, तुम गुंडे हो। लेकिन इससे पहले कि वह ये कह पाती, आर्यन सिंघानिया ने उसे जोर से किस कर लिया और उसकी सारी बातें निगल लीं। नैना शर्मा का हाथ कुछ बार हल्के से उसकी छाती पर पड़ा और फिर अनजाने में उसके हाथ ने उसे गले लगा लिया और कसकर पकड़ लिया। जब से उसे 3 साल पहले उस बात का पता चला और उसने गुस्से में उससे ब्रेकअप कर लिया, तब से वह उनके बीच भविष्य की उम्मीद नहीं कर पा रही थी। उससे शादी करने के बाद भी वह हर दिन सावधानी से जीती थी, किसी भी समय उसके द्वारा दूर किए जाने के लिए तैयार। उसने कभी नहीं सोचा था कि उनका अंत इस तरह होगा। ये बहुत आनंददायक, बहुत मीठा, बहुत सुंदर था। उसे लगा जैसे वह अचानक एक सुंदर सपने में चली गई हो। वह बहुत खुश थी, लेकिन साथ ही वह बहुत डरी हुई भी थी। उसकी खुशी हमेशा बहुत नाजुक रही थी, जैसे पतली बर्फ पर चलना, और अगर वह सावधान न रहती तो टूट जाती। क्या 3 साल पहले उसकी खुशी सिर्फ 24 घंटे से भी कम समय तक नहीं रही थी? क्या इस बार उसकी खुशी की कोई समय सीमा होगी? अगर ऐसा था भी तो क्या वह थोड़ी और लालची नहीं हो सकती थी और उम्मीद नहीं कर सकती थी कि यह समय थोड़ा और लंबा होगा, बस थोड़ा और लंबा? नैना शर्मा का मूड अजीब तरह से थोड़ा खराब था। भले ही उसने इसे छिपाने की पूरी कोशिश की, आर्यन सिंघानिया को पता चल ही गया। उसके होंठ नैना शर्मा के होंठों से थोड़े हटे और वह थोड़ा हौंफने लगा। उसने अपनी बड़ी हथेली से उसका गाल पकड़ा और धीरे से पूछा, क्या हुआ? नैना शर्मा ने आर्यन सिंघानिया की परेशान आंखों में देखा और अपने दिल में एक हल्की सी गर्मी महसूस की। बहुत सी बातें थीं जो उसने अपने दिल की गहराइयों में दबा रखी थीं और कहने की हिम्मत नहीं कर पा रही थी। उसने उन्हें अच्छे से छिपा रखा था, इस डर से कि दूसरे उसकी कमजोरी देख लेंगे। लेकिन उसके सामने जो आदमी था वही आदमी था जिससे वह बहुत प्यार करती थी। उसकी नज़र इतनी कोमल थी, इतनी कोमल कि उसने उसके बंद दिल को बेकाबू होकर खोल दिया, जिससे उसका डर और बेचैनी उसके सामने आ गई। नैना शर्मा ने अपने निचले होंठ को काटते हुए धीमी आवाज में कहा, आर्यन सिंघानिया, क्या हम हमेशा ठीक रहेंगे? आर्यन सिंघानिया को लगता था कि उसे ही कोई सिक्योरिटी का एहसास नहीं है। किसे पता था कि नैना शर्मा भी इतनी इनसिक्योर है? क्या वह भी उनकी चिंता और परवाह करती होगी? क्या वह इसलिए परवाह करता था क्योंकि वह उसे पसंद करता था? आर्यन सिंघानिया का दिल जोर से कांप उठा। उसकी आंखें और भी प्यार भरी होती गईं, जैसे विशाल सागर नैना शर्मा को उसमें डुबो देना चाहता हो। उसने दृढ़ता से जवाब दिया, मैं करूंगा। जब तक नैना शर्मा तैयार रहेंगी, वो हमेशा उनके साथ अच्छा व्यवहार करेंगे, उनसे बहुत प्यार करेंगे और इस लंबी जिंदगी के लिए उनका हाथ अच्छे से थामे रहेंगे। आर्यन सिंघानिया के वादे से नैना शर्मा का दिल थोड़ा और शांत हो गया, लेकिन उसे पता नहीं क्यों उसके दिल में अभी भी अजीब सी घबराहट थी। वह इस एहसास को जाहिर नहीं कर पा रही थी और बस अनजाने में आर्यन सिंघानिया को और कसकर पकड़ पा रही थी। फिर उसने अपना सिर थोड़ा ऊपर उठाया और आर्यन सिंघानिया को किस करने की पहल की। वे दोनों स्टडी में उलझे हुए थे और बेडरूम तक आते हुए पूरे रास्ते किस करते रहे। अध्याय 183 मैं शादी की तैयारी करना चाहता हूँ 5। वे दोनों स्टडी में उलझे हुए थे और बेडरूम तक पूरे रास्ते किस करते रहे। उसके कपड़े फर्श पर बिखरे हुए थे, एक दूसरे में उलझे हुए थे। बेडरूम की हवा गर्म हो गई थी और हवा में हल्की चिंगारी सी लग रही थी। आर्यन सिंघानिया ने नैना शर्मा को, जो उसके सामने थी, उठाया और उसे किस करते हुए बड़े बेड पर लिटा दिया। उसका लंबा शरीर उस पर दबा हुआ था, लेकिन कुछ ही सेकंड में नैना शर्मा, जो उसके नीचे थी, अचानक पलटी और उठ गई। उसने आर्यन सिंघानिया पर दबाव डाला और पहल की। नैना शर्मा पर हमेशा इस मामले का एक साइकोलॉजिकल साया रहा था। भले ही इन दिनों उनके बीच सुलह हो गई थी, लेकिन वह इस मामले में अभी भी थोड़ी डरी हुई थी। हर बार जब कोई मुश्किल मोड़ आता तो वह हमेशा बहुत नर्वस हो जाती और आराम करने के लिए उसे लंबे समय तक उसके सहारे की जरूरत पड़ती। उसे उम्मीद नहीं थी कि वह इतनी प्रोएक्टिव और जोशीली होगी। उसका किस रफ और अजीब था। इसमें कोई टेक्निक नहीं थी और यह सब इंस्टिंक्ट पर आधारित था। ये इंस्टिंक्ट इमोशन से गाइड होता था। आर्यन सिंघानिया कभी भी नैना शर्मा की अंदर की भावनाओं को नहीं समझ पाया था। इस पल उसे उसका दिल दिख रहा था। उसका दिल उसके लिए धड़क रहा था और वह उसके दिल में था। आर्यन सिंघानिया का दिल बहुत तेजी से धड़क रहा था। इस दुनिया में प्यार करने वाले दो लोगों से ज्यादा खूबसूरत और क्या हो सकता है। अगर यह सिर्फ एक भ्रम है तो कृपया उसे हमेशा इसी भ्रम में रहने दें। आर्यन सिंघानिया फिर से पलटा और नैना शर्मा को फिर से अपने नीचे दबा लिया। वह उसके साथ घुलने मिलने और उसकी सारी फीलिंग्स को महसूस करने का इंतजार नहीं कर सकता था।
वह ये भी चाहता था कि वह महसूस करे कि वह उससे कितना प्यार करता है। जैसे ही आर्यन सिंघानिया ने नैना शर्मा को किस किया, उसका हाथ नीचे गया और उसने उसके पतले नंगे पैरों को पकड़ लिया। उसने उन्हें अलग किया और उसे अपनी कमर के चारों ओर लपेटने दिया। फिर उसने अपना शरीर नीचे किया और सीधे मेन टॉपिक पर आ गया। नैना शर्मा को अभी भी सीधे हमले से थोड़ा दर्द हो रहा था, लेकिन इस तरह के दर्द ने उनके दिल की अजीब सी घबराहट को धीरे धीरे दूर कर दिया। उन्होंने अपना हाथ उठाया और आर्यन सिंघानिया के कंधे को गले लगा लिया। उनके नाखून अनजाने में उनकी पीठ पर फिसल रहे थे। आर्यन सिंघानिया को हल्का सा चुभने वाला दर्द महसूस हुआ। इस चुभने वाले दर्द ने उसकी बेचैन इच्छा को और भी बढ़ा दिया। उसके शरीर में आग जल रही थी और जोरों पर थी, जिसे तुरंत बाहर निकलने की जरूरत थी। आर्यन सिंघानिया ने भी नैना शर्मा को कसकर गले लगा लिया और उनसे चिपक गया। नैना शर्मा को नहीं पता था कि उसने आर्यन सिंघानिया के साथ ऐसा कितनी बार किया था। जब सब कुछ शांत हुआ तो वह पहले से ही इतनी थकी हुई थी कि बिस्तर पर लकवाग्रस्त हो गई थी। उसके लिए अपनी उंगलियां हिलाना भी मुश्किल हो गया था। वह अपना सिर घुमाकर आर्यन सिंघानिया को देखना चाहती थी, लेकिन जब उसका सिर एक तरफ झुका तो उसकी पलकें बेकाबू होकर गिर गईं और वह सो गई। आर्यन सिंघानिया एक तरफ सो रहा था। अपनी सांसें शांत करने के बाद उसने अपनी लंबी बाहें फैलाईं और धीरे से नैना शर्मा को गले लगा लिया। उसने अपना सिर नीचे किया और नैना शर्मा को देखना चाहता था, लेकिन अचानक वह पहले ही सो चुकी थी। आर्यन सिंघानिया ने उसके लाल गालों, उसकी खूबसूरती से भरी भौहों, उठे हुए होठों के कोनों को देखा जिनमें वसंत की झलक थी। उसका दिल भी पानी के एक कुंड में नर्म पड़ गया। उसने सोचा कि शायद वह नैना शर्मा के प्यार के लालच से बच नहीं पाएगा। चाहे वह उससे झूठ बोल रही हो या उसका इस्तेमाल कर रही हो, जब तक वह उससे प्यार करने, उसके साथ बच्चे पैदा करने और अपनी बाकी जिंदगी उसके साथ बिताने को तैयार है, वह उसे वह सब देगा जो वह चाहती है। आर्यन सिंघानिया की उंगलियों ने नैना शर्मा के हल्के लाल और सूजे हुए होठों को रगड़ा। फिर उसने धीरे से उसे चूमा और धीरे से कहा, नैना, अच्छे सपने देखो। वह उसके मीठे सपनों को पूरा करने में उसकी मदद करेगा। योजक चिन्ह। अगले दिन जब आर्यन सिंघानिया कंपनी लौटे तो उन्होंने तुरंत असिस्टेंट विक्रम से अगले 3 महीनों के लिए उनके सारे काम के इंतजाम की रिपोर्ट करने को कहा। असिस्टेंट विक्रम के सब कुछ बताने के बाद आर्यन सिंघानिया ने टेबल पर अपनी उंगलियां थपथपाईं और कहा, इन सबको पीछे धकेलने में मेरी मदद करो। अध्याय 184। 184 मुझे शादी की तैयारी करनी है। असिस्टेंट विक्रम समय पर रिएक्ट नहीं कर सका और वहीं हैरान खड़ा रहा। कुछ सेकंड बाद ही उसे होश आया। उसकी आंखें कंफ्यूजन से भरी थीं। बॉस सिंघानिया, क्या आपको अगले 3 महीनों में कुछ करना है? आर्यन सिंघानिया उठे और फ्रेंच खिड़कियों की तरफ चले गए। खिड़की के बाहर तेज धूप को देखते हुए उनके होठों के कोने थोड़े मुड़ गए। उनकी आवाज नर्म थी और एक अनजान सी मुस्कान थी। मैं शादी की तैयारी करना चाहता हूँ। शादी? असिस्टेंट विक्रम ने पलकें झपकाईं और लगभग सोचा कि उसने गलत सुना है। आप शादी की तैयारी कर रहे हैं? उद्धरण चिन्ह। जब आर्यन सिंघानिया और नैना शर्मा की शादी हुई तो बस एक ही शर्त थी कि वे शादी नहीं करेंगे और अपनी शादी की घोषणा नहीं कर सकते थे। उन्हें लगा था कि वे अपनी शादी को सीक्रेट रखेंगे। अचानक उन्हें कुछ ही महीनों में शादी करनी पड़ी। लगता है इस बार बिग बॉस और नैना शर्मा को आखिरकार पॉजिटिव रिजल्ट मिलने वाला है। जैसा कि उम्मीद थी, बड़े बॉस युवा मैडम की पकड़ से कभी नहीं बच सके। असिस्टेंट विक्रम मुस्कुराए बिना नहीं रह सके और उन्होंने उन्हें सच्चे दिल से आशीर्वाद दिया। बॉस सिंघानिया, बधाई। थैंक यू, उन्होंने कहा। आर्यन सिंघानिया ने जवाब दिया। उनके होठों पर मुस्कान और गहरी हो गई। थोड़ी देर रुकने के बाद उन्होंने आगे कहा, चलो दोपहर की मीटिंग आगे बढ़ाते हैं। मुझे दोपहर में पुराने घर वापस जाना है। ठीक है, मैं व्यवस्था कर दूंगा। योजक चिन्ह। जब नैना शर्मा उठी तो आर्यन सिंघानिया उनके पास नहीं थे। उन्हें कल रात की अपनी पागलपन भरी और बोल्ड हरकतें याद आईं और वह शर्मा गईं। उन्होंने करवट ली और उस तरफ लुढ़क गईं जहां आर्यन सिंघानिया सो रहा था। ऐसा लग रहा था कि तकिए और कंबल पर आर्यन सिंघानिया की कुछ सांसें लगी थीं। नैना शर्मा ने अपना सिर तकिए में छिपा लिया। उनका दिल खुशी और मिठास से भर गया था। नहाने के लिए उठने से पहले वह कुछ देर बिस्तर पर आराम करती रही। वह हाल ही में कंपनी में ज्यादा नहीं लौटी थी। वह असल में बाहर मेहमानों से मिल रही थी, लेकिन आज शेयरहोल्डर्स की रेगुलर मीटिंग थी, इसलिए उसे जाना पड़ा। क्योंकि कंपनी में सिंघानिया ग्रुप का कैपिटल इंजेक्शन था, इसलिए दोनों इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट धीरे धीरे पटरी पर आ गए और कंपनी की हालत लगभग स्थिर हो गई। ये शेयरहोल्डर्स की मीटिंग आखिरकार अच्छे से हुई।
शेयर होल्डर्स बहुत खुश थे और राजेश शर्मा और नैना शर्मा के प्रति उनका रवैया अपने आप अच्छा हो गया। राजेश शर्मा अच्छे मूड में थे। वे पूरी मीटिंग के दौरान मुस्कुराते रहे और मीटिंग खत्म होने के बाद भी वे मुस्कुराते रहे। नैना शर्मा ने राजेश शर्मा को देखा और धीरे से राहत की सांस ली। कंपनी सही रास्ते पर थी, दादाजी ने दूसरों की इज्जत वापस पा ली थी और आर्यन सिंघानिया के साथ उसका रिश्ता भी धीरे धीरे बेहतर हो रहा था। पहले जो भी बुरी किस्मत उसे घेरे हुए थी वह सब गायब हो गई थी। किस्मत के देवता आखिरकार एक बार उसका ख्याल रख पाए। नैना, मेरे ऑफिस में आओ। राजेश शर्मा की आवाज ने नैना शर्मा को हैरानी से बाहर निकाला। उसने राजेश शर्मा की तरफ देखा और सिर हिलाया। मैं समझ गई, दादाजी। राजेश शर्मा सबसे पहले मीटिंग रूम से बाहर निकले, उनके बाद सेक्रेटरी शर्मा भी बाहर निकले। नैना शर्मा ने राजेश शर्मा की पीठ की तरफ देखा और उनकी भौहें धीरे धीरे सिकुड़ गईं। कुछ दिन पहले वह अपने दादाजी से बचने के लिए कंपनी में वापस नहीं आई थी। हालांकि वह जानती थी कि वह कुछ समय के लिए छिप सकती है, लेकिन हमेशा के लिए नहीं। कुछ चीजों का सामना आखिरकार करना ही पड़ता है। उदाहरण के लिए ईशा की शादी। खुशकिस्मती से कंपनी की हालत अब बेहतर हो गई थी। उसने सोचा कि अगर वह अपने दादाजी से ठीक से बात करेगी तो शायद वे उसे आर्यन सिंघानिया की शादी करने के लिए मजबूर न करें। नैना शर्मा ने कॉन्फ्रेंस टेबल पर रखे डॉक्यूमेंट्स को ठीक किया, उन्हें अपनी बाहों में लिया, उठी, कॉन्फ्रेंस रूम से बाहर निकली और फिर चेयरमैन के ऑफिस की तरफ चली गईं। राजेश शर्मा फर्श से छत तक ऊंची खिड़की के सामने खड़े थे, तभी उन्होंने ऑफिस का दरवाजा खोला। वह बाहर का नजारा देख रहे थे। अध्याय 185। मैं शादी की तैयारी करना चाहता हूँ 7। नैना शर्मा आगे बढ़ी, उनके पास खड़ी हुई और धीरे से पुकारा, दादाजी। राजेश शर्मा ने उसकी तरफ नहीं देखा। उसने बस धीरे से गुनगुनाया और कहा, क्या तुम्हें पता है कि इस कमर्शियल सेंटर में सबसे ऊंची बिल्डिंग कौन सी है? अचानक पूछे गए सवाल से नैना शर्मा हैरान रह गईं। उन्होंने अपनी आंखें झपकाईं और रिएक्ट किया। हालांकि उन्हें नहीं पता था कि उनके दादाजी ने ये सवाल क्यों पूछा, फिर भी उन्होंने सच सच जवाब दिया, ये सिंघानिया परिवार की बिल्डिंग है। शर्मा परिवार के बारे में क्या? राजेश शर्मा ने सिर हिलाकर पूछा। शर्मा वंश का कसाक। नैना शर्मा ने माथा सिकोड़ा और सोचा, लेकिन उसे समझ नहीं आया। आखिर शर्मा परिवार की बिल्डिंग की ऊंचाई बहुत आम थी। ये सिर्फ 20 कुछ मंजिल की थी। इस बिजनेस सर्कल में ये बिल्कुल भी आकर्षक नहीं थी। उसे नहीं पता था कि शर्मा परिवार की बिल्डिंग क्या थी। नैना शर्मा ने जवाब नहीं दिया तो राजेश शर्मा ने सीधे कहा, मुझे पक्का नहीं पता है ना। नैना शर्मा को थोड़ा सा लगा कि राजेश शर्मा की बातों का कोई छिपा हुआ मतलब है। उसने जवाब देने के बजाय अपने निचले होंठ को काटा और पूछा, दादाजी, आप बिना वजह ये क्यों पूछ रहे हैं? राजेश शर्मा ने उसके सवाल का जवाब नहीं दिया और खुद से ही बातें करते रहे। क्या तुम्हें अब भी याद है, जब तुम छोटे थे तो हमारे शर्मा परिवार की बिल्डिंग इस बिजनेस डिस्ट्रिक्ट की सबसे ऊंची बिल्डिंग्स में से एक थी। तुम शहर में कहीं से भी देखो, तुम हमारे शर्मा परिवार को एक नज़र में देख सकते हो। मुझे याद है। नैना शर्मा को ये बात पता थी। शर्मा परिवार कुछ समय के लिए अपने पीक पर था। शर्मा परिवार की एक ब्रांच होने के बावजूद उनके पास अब भी पावर और बहुत सारा पैसा था। सकल में लोग उनकी इज्जत करते थे। चाहे कोई भी हो, उन्हें कुछ इज्जत देनी ही पड़ती थी। लेकिन जब से शर्मा परिवार के दूसरे यंग मास्टर और मैडम शर्मा के बीच झगड़ा हुआ, अपनी पत्नी की खातिर दूसरे यंग मास्टर शर्मा के ग्रुप ने सीधे शर्मा परिवार छोड़ दिया, जिससे शर्मा परिवार टूट गया। जहां तक शर्मा परिवार के सबसे बड़े यंग मास्टर और तीसरे यंग मास्टर की बात है, वे बिजनेस की दुनिया में नहीं थे। दूसरे यंग मास्टर शर्मा के मेन परिवार के बिना सिर्फ मैडम शर्मा ही उन्हें सपोर्ट कर रही थी। ब्रांच परिवारों में गिरावट के संकेत दिखने लगे। बाद में मैडम शर्मा की बीमारी से मौत हो गई और मेन परिवार पूरी तरह से टूट गया। ब्रांच परिवारों का सपोर्ट पूरी तरह से खत्म हो गया और वे सिर्फ अपने दम पर ही जिंदा रह सकते थे। उस समय उनके दादा शर्मा परिवार के इंचार्ज थे, जो उनके ऊंचे पद से गिरने के बराबर था। उन्होंने कितनी भी कोशिश की, वे अपने पीक पर वापस नहीं आ सके। बाद में जैसे जैसे समय बीता, एक एक करके कंपनियां बारिश के बाद मशरूम की तरह उगाईं और ऊंची ऊंची इमारतें जमीन से उठ खड़ी हुईं। जब उनके पिता को कंपनी विरासत में मिली तब भी ये लगातार बढ़ रही थी। शर्मा परिवार की पुरानी इज्जत के साथ सकल में इसका अभी भी काफी रुतबा था। हालांकि ईशा के माता पिता के अचानक गुजर जाने के बाद सब कुछ बदल गया। जब नैना शर्मा ने ये सोचा तो उनकी आंखें थोड़ी उदास थीं और उनका दिल भी थोड़ा खट्टा था।
अच्छा हुआ कि तुम्हें याद आया। राजेश शर्मा ने खिड़की से नजर हटाकर नैना शर्मा के चेहरे पर वापस देखा। उन्होंने गहरी आवाज में कहा, तो मुझे उम्मीद है कि हमारा शर्मा ग्रुप अपने अच्छे दिनों में वापस आ जाएगा और कई कंपनियों के बीच में दबकर नहीं रह जाएगा। नैना शर्मा तुरंत राजेश शर्मा का मतलब समझ गईं। कंपनी की अभी की हालत, भले ही वह अच्छी तरह से डेवलप हो रही थी, फिर भी वह बिल्कुल भी खुश नहीं थे। उन्हें और चाहिए था। जैसा कि उम्मीद थी, राजेश शर्मा ने अगले ही पल कहा, तुम्हारा एकमात्र मौका तुम्हारे और सिंघानिया परिवार के बीच शादी है। शादी कैसी चल रही है? उद्धरण चिन्ह अल्पविराम अल्पविराम प्रश्नवाचक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। नैना शर्मा ने अपने दादाजी को मनाने के लिए बहुत सारे शब्द तैयार किए थे, लेकिन वे उनके गले में अटक गए। उनके दादाजी कभी नहीं मानेंगे कि वह क्या सोच रही है। शुरू से आखिर तक उनके और उनके लक्ष्य एक जैसे नहीं थे। लेकिन अब वह आर्यन सिंघानिया से शादी की बात कैसे कर सकती थी? एक बार जब उसने यह बात कही, तो क्या आर्यन सिंघानिया को यह गलतफहमी नहीं हो जाएगी कि वह उसका इस्तेमाल कर रही है? अध्याय 186 मैं शादी की तैयारी करना चाहता हूँ 8। नैना शर्मा के होंठ धीरे से फड़के। उसने अपना मुंह खोला और मना करना चाहती थी, लेकिन उसकी आवाज भारी लग रही थी और वह कुछ कह नहीं पाई। अगर वह उसे सीधे मना भी कर देती, तो भी उसके दादाजी के पास उसे मनाने का कोई न कोई तरीका होता। वह अपनी इस कमजोरी के बारे में बहुत साफ थी, लेकिन वह इसे फिलहाल बदल नहीं सकती थी। आखिरकार वह उसके बायोलॉजिकल दादा थे और वही उसके परिवार के इकलौते सदस्य थे। वह उनकी परवाह करती थी, इसलिए वह उनकी रिक्वेस्ट को मना नहीं कर सकती थी। लेकिन वह आर्यन सिंघानिया को चोट पहुंचाने के लिए कुछ भी नहीं करना चाहती थी। उसके लिए उस पर विश्वास करना और उसके साथ फिर से शुरुआत करना आसान नहीं था। वह उसे निराश नहीं कर सकती थी, लेकिन वह दोनों पक्षों का बचाव करने के लिए क्या कर सकती थी? नैना शर्मा की गहरी आंखें घूम गईं और उसने कोई रास्ता सोचने की बहुत कोशिश की। अचानक उसके दिमाग में एक रोशनी कौंधी। अगर वह मना नहीं कर सका, तो क्या होगा अगर वह इसे और लंबा खींच ले? वह दादाजी को साफ जवाब न देकर बस बात को खींच सकती थी, ताकि दादाजी को थोड़ी उम्मीद रहे कि उन्हें जवाब के लिए आर्यन सिंघानिया को नहीं ढूंढना पड़ेगा और वे इस तरह उस पर जोर नहीं देंगे। क्या इससे एक तीर से दो निशाने नहीं लगेंगे? हालांकि इस तरीके से कुछ समय के लिए ही देरी हो सकती थी, लेकिन उसके पास इस समय कोई बेहतर तरीका नहीं था। वह इसे केवल आखिरी उपाय के रूप में ही आजमा सकती थी। हालांकि उसे ज्यादा इनडायरेक्ट और हेल्पलेस होना पड़ा, वरना वह अपने दादाजी को मना नहीं पाती। नैना शर्मा की आंखें थोड़ी झुक गईं। उनकी भौहों के बीच बेबसी की एक झलक थी और उनकी आवाज भी धीमी हो गई। दादाजी, मैंने आर्यन को ये बात पहले ही बता दी है। बस उसे लगता है कि अभी समय नहीं है। हम कुछ दिनों में इस बारे में बात करेंगे। राजेश शर्मा नैना शर्मा के जवाब से बिल्कुल भी हैरान नहीं हुए। आखिर नैना शर्मा इन दिनों उनसे बच रही थी, लेकिन जब उन्होंने सच में उन्हें ये कहते सुना तो उनका चेहरा तुरंत उतर गया। नैना, मैंने तुमसे कहा था ना, मैंने तुमसे आर्यन सिंघानिया को मनाने के लिए कहा था। तुम इतनी छोटी सी बात भी क्यों नहीं संभाल सकती? नैना शर्मा ने आंखें नीची कर ली और शिकायतों से भरी आवाज में बुदबुदाई, दादाजी, मैंने आर्यन को अच्छे से मनाया, लेकिन आप भी जानते हैं कि फीलिंग्स धीरे धीरे पैदा होती हैं। आर्यन और मेरी शादी को अभी कुछ ही महीने हुए हैं, वह मेरी बात कैसे सुन सकता है? जब मैंने उससे पहले शादी की बात की थी, तो वह पहले से ही थोड़ा नाखुश था, इसलिए मैं इस बारे में दोबारा बात करने की हिम्मत नहीं कर पा रही हूँ। तो दादाजी, रिया प्लीज मुझे थोड़ा और टाइम दो। मैं आर्यन को गुस्सा तो नहीं दिला सकती, है ना? नैना शर्मा के दुखी लहजे से राजेश शर्मा को गुस्सा तो आया, लेकिन वह फिर भड़क नहीं सका। आखिर नैना शर्मा की बात गलत नहीं थी। नैना शर्मा और आर्यन सिंघानिया की शादी को ज्यादा समय नहीं हुआ था, इसलिए यह नॉर्मल था कि वह उसके दिल की बात पूरी तरह से नहीं समझ पाए। अगर वह बहुत ज्यादा रेडिकल होती, तो वह उसे गुस्सा भी दिला सकती थी। उन्हें दूसरों से मदद मांगनी थी, इसलिए उनके पास डरपोक बनने के अलावा कोई चारा नहीं था। राजेश शर्मा का चेहरा धीरे धीरे काला पड़ गया। उसने अपने होंठ भींच लिए और कुछ नहीं कहा। नैना शर्मा ने चुपके से राजेश शर्मा के चेहरे पर नजर डाली और मन ही मन आह भरने लगी। वह दादाजी से झूठ नहीं बोलना चाहती थी, लेकिन उसे बोलना पड़ा। शायद दादाजी के लिए वह बहुत मतलबी थी, लेकिन रिया, क्या वह सिर्फ इस बार मतलबी हो सकती है? उसने शर्मा परिवार और रखेल शर्मा के लिए पहले ही बहुत कुछ त्याग दिया था। इस बार वह अपनी खुशी को पकड़ना चाहती थी। राजेश शर्मा काफी देर तक चुप रहे, फिर आखिर में बोले, ऐसे में अभी आर्यन सिंघानिया से शादी का जिक्र मत करो। उसे गुस्सा मत दिलाओ।
नैना शर्मा की आंखें अचानक चमक उठीं। क्या वह दादाजी से झूठ बोलने में कामयाब हो गई? क्या दादाजी समझौता करने के लिए तैयार थे? लेकिन संजना। अध्याय 187 मुझे शादी की तैयारी करनी है 9। राजेश शर्मा के शब्द बदल गए और नैना शर्मा का दिल अचानक फिर से धड़कने लगा। राजेश शर्मा ने नैना शर्मा की तरफ देखा और कहा, तुमने मुझे कुछ याद दिलाया। उसने उसे क्या याद दिलाया? नैना शर्मा को कुछ समझ नहीं आ रहा था, लेकिन उसका दिल एक बुरे सपने से जोर जोर से धड़कने लगा। अनजाने में उसके हाथ भींच लिए और उसकी आवाज थोड़ी कांपने लगी। क्या बात है? राजेश शर्मा ने तुरंत जवाब नहीं दिया। इसके बजाय वह धीरे धीरे सोफे की तरफ चला गया। नैना शर्मा ही उसके पीछे पीछे आ सकी। राजेश शर्मा के बैठने के बाद उन्होंने अपने लिए चाय बनाने के लिए हाथ बढ़ाया। नैना शर्मा ने जल्दी से कहा, दादाजी मुझे करने दीजिए। नैना शर्मा के बैठने के बाद उसने कॉफी टेबल पर रखी चाय उठाई, कप में चाय डाली और राजेश शर्मा के सामने कर दी। राजेश शर्मा ने चाय का कप उठाया और एक घूंट लिया। फिर उसने चाय का कप नीचे रखा और फिर से अपना मुंह खोला। तुम सही हो, तुम्हारी और आर्यन सिंघानिया की शादी को अभी कुछ ही समय हुआ है। उसके मन में तुम्हारे लिए गहरी भावनाएं नहीं थी, इसलिए तुम उसे अपनी बात सुना नहीं सकी और तुम्हें उसे गुस्सा दिलाने का डर था। अगर हमें आर्यन सिंघानिया के आपको पसंद करने, आपसे प्यार करने और आखिरकार आपकी बात मानने का इंतजार करना पड़े, तो हमें नहीं पता कि हमें कितना इंतजार करना होगा। इसके अलावा बीच में और भी चीजें हो सकती हैं। अगर हम ऐसा करते हैं तो हम हमेशा पैसिव पोजीशन में रहेंगे। नैना, हम खुद को पैसिव साइड पर नहीं रहने दे सकते। हमें पहल के लिए लड़ना होगा ताकि हम सिंघानिया परिवार से ज्यादा फायदे उठा सकें। राजेश शर्मा की बातों से नैना शर्मा की आंखों की रोशनी धीरे धीरे कम होती गई। उसे पता होना चाहिए था कि उसके दादाजी इतनी आसानी से हार नहीं मानेंगे। लेकिन चाहे जो भी हो, उसे इसके लिए लड़ने के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ी। नैना शर्मा ने अपने दिल का भारीपन दबा लिया और फिर भी चेहरे पर अजीब सा भाव बनाए रखा। दादाजी, आपने जो कहा उसमें कुछ भी गलत नहीं है, लेकिन हमारे पास इंतजार करने के अलावा कोई और रास्ता नहीं है ना? राजेश शर्मा ने हंसते हुए कहा, क्यों नहीं? नैना शर्मा का दिल जोर से कांप उठा। दादाजी, आपके पास कोई रास्ता है? राजेश शर्मा ने अपने होंठ सिकुड़े और उसकी गहरी और तेज आंखें सीधे नैना शर्मा के सपाट पेट को देख रही थीं। उसकी आंखों में स्कीमस भरी थी। अगर हम पैसिव को एक्टिव बनाना चाहते हैं तो हमारे पास बार्गेनिंग का एक चिप कम हो जाएगा। जब तक हमारे पास यह बार्गेनिंग चिप है, हमें आर्यन सिंघानिया को न पकड़ पाने की चिंता करने की जरूरत नहीं है। सौदेबाजी चिप। नैना शर्मा ने शक से राजेश शर्मा की नजर का पीछा किया और अपने पेट की तरफ देखा। कुछ ही सेकंड में उसे समझ आ गया कि उसके दादाजी क्या कर रहे हैं और वह हैरान रह गई। उसकी आंखें अविश्वास से फैल गईं और उसकी आवाज डर से भर गई। दादाजी, आपका मतलब नैना से है? नैना शर्मा की बात पूरी भी नहीं हुई थी कि राजेश शर्मा ने सीधे सिर हिलाया और कहा, हाँ सही है। आपका बच्चा हमारी सबसे बड़ी मोलभाव की चीज होगा। अगर आपका कोई बच्चा है और सिंघानिया परिवार का वारिस है, तो आर्यन सिंघानिया अपने आप आपकी पहचान को सबके सामने लाएगा और आपको और बच्चे को एक रुतबा देगा। अगर वह तैयार नहीं भी है तो भी मिसेस सिंघानिया है। मिसेस सिंघानिया हमेशा से एक पोते का इंतजार कर रही हैं। वह आपके लिए फैसला करेगी। उद्धरण चिन्ह अल्पविराम अल्पविराम प्रश्नवाचक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। नैना शर्मा को उम्मीद नहीं थी कि उसके दादाजी इतने हिसाब किताब वाले होंगे। वह पहले ही बिना किसी शर्त के उनकी बात मान चुकी थी। शर्मा परिवार के लिए उसने लगभग सब कुछ कुर्बान कर दिया था, लेकिन वह फिर भी खुश नहीं थे। अब वह उसके होने वाले बच्चे के बारे में भी सोच रहे थे। वह पहले से ही शर्मा परिवार के लिए मोलभाव का जरिया थी। उसका बच्चा अभी पैदा भी नहीं हुआ था और दादाजी भी उसे मोलभाव के जरिया के तौर पर इस्तेमाल करने वाले थे। निराशा और गुस्से को दबा नहीं पाने के कारण नैना शर्मा के गाल लाल हो गए। दादाजी, आप रिया। अध्याय 188 मुझे शादी की तैयारी करनी है 10। नैना शर्मा खुद को रोक नहीं पाई और कुछ बुरा भला कहने ही वाली थी, लेकिन जब वो शब्द उनके मुंह तक पहुंचे तो उन्होंने खुद को रोक लिया। उसने अपनी मुट्ठियां इतनी जोर से भींच ली कि उसके नाखून उसकी हथेलियों में धंस गए। अपना गुस्सा दबाने से पहले उसने कुछ गहरी सांसें ली। उसने शांत स्वर में बोलने की पूरी कोशिश की, दादाजी, आप एक अजन्मे बच्चे की किस्मत ऐसे कैसे तय कर सकते हैं? बच्चा बेगुनाह है। मैं ऐसे इरादे से उसे जन्म नहीं दे सकती। ये सच था कि वह आर्यन सिंघानिया के बच्चे पैदा करना चाहती थी, लेकिन ये प्यार की वजह से था।
उसे उम्मीद थी कि उन्हें अपने प्यार का फल मिलेगा और वे शर्मा परिवार के लिए मोलभाव करने का जरिया नहीं बनेंगे और उसकी तरह शर्मा परिवार से बंधे नहीं रहेंगे। वह चाहती थी कि उसका बच्चा हेल्दी और खुश रहे, बिना किसी रोक टोक के बड़ा हो। आपने अभी क्या कहा? राजेश शर्मा के चेहरे पर कोई भाव नहीं था, लेकिन उनकी आवाज पहले ही भारी हो चुकी थी। नैना शर्मा किसी भी चीज के आगे झुक सकती थी, लेकिन यही एक चीज थी जिसके आगे वह झुक नहीं सकती थी। नैना शर्मा ने अपनी पीठ सीधी की और बिना डगमगाए कहा, दादाजी, मैंने आपसे वादा किया है और पिछले साल से आप जो भी मुझसे करवाना चाहते थे, वो सब किया है। आप अभी भी खुश क्यों नहीं हैं? हमारी कंपनी अब सही रास्ते पर है। जब तक हम लगातार आगे बढ़ रहे हैं, शर्मा ग्रुप दोबारा दिवालिया नहीं होगा। हम खुश क्यों नहीं हो सकते? आप अभी भी मेरे होने वाले बच्चे का इस तरह इस्तेमाल क्यों करना चाहते हैं? बच्चे को हमारे फायदे के लिए मोलभाव का जरिया नहीं बनाना चाहिए। दादाजी, भले ही आपको बुरा न लगे, मुझे लगता है क्योंकि नैना शर्मा जल्दी में थी, इसलिए उनकी बातें सीधी और तीखी थीं। राजेश शर्मा का चेहरा हरा और बैंगनी हो गया। उन्होंने नैना शर्मा की तरफ इशारा किया और लगातार कांपते हुए कहा, नैना शर्मा, तुमने क्या कहा? दोबारा कहने की हिम्मत मत करना। नैना शर्मा ने राजेश शर्मा के चेहरे की तरफ देखा और एक पल के लिए चौंक गईं। लेकिन इस बार उनके दादाजी की रिक्वेस्ट सच में बहुत ज्यादा थी। वह अब उनकी बात नहीं सुन सकती थी। नैना शर्मा ने अपनी लार निगल ली और अपना शरीर अकड़ लिया। उसने दांत भींचे और अपनी बात पर अड़ी रही। दादाजी, मुझे माफ करना। मैं इस बार आपकी बात नहीं सुन सकती। मैं अपने बच्चे का समय बर्बाद नहीं करने दूंगी। थप्पड़ की आवाज पूरे ऑफिस में गूंज गई। नैना शर्मा की आवाज अचानक बंद हो गई। उसने हैरान होकर राजेश शर्मा को देखा, अपना हाथ थोड़ा थोड़ा करके ऊपर उठाया और धीरे से अपने गाल पर हाथ फेरा। उसके गाल में दर्द था, लेकिन उसके दिल में उसके गाल के दर्द से 100 गुना, 1000 गुना ज्यादा दर्द था। दादाजी ने उसे मारा। उसके दादाजी ने उसे थप्पड़ मारा था। जब कियारा खुराना ने उसे थप्पड़ मारा था तो उसे भी दर्द हुआ था, लेकिन उसे गुस्सा ज्यादा आया था। लेकिन अब उसके दादाजी ने उसे उतनी जोर से नहीं मारा था जितनी जोर से कियारा खुराना ने मारा था। उसकी आंखें अचानक लाल हो गई थीं। उसके माता पिता के गुजर जाने के बाद उसकी बहन ने दूर कहीं शादी कर ली। हालांकि उसके दादाजी उसे पसंद नहीं करते थे, लेकिन पिछले 1 साल से वे एक दूसरे पर भरोसा कर रहे थे। वह बहुत सी बातें जानती थी। परिवार और कंपनी की खातिर दादाजी ने कभी उसकी भावनाओं का ख्याल नहीं रखा। फिर भी वह उनकी थोड़ी सी देखभाल और अपनापन सहने को तैयार थी। वह उसके लिए बहुत कुछ करने को तैयार थी, जिसमें अपना गर्व, सम्मान, प्यार और शादी छोड़ना भी शामिल था। वह कुछ भी क्यों नहीं देख पा रहा था? उसने जो भी किया वह संतुष्ट क्यों नहीं था? क्या वह सिर्फ इसलिए इतनी महत्वहीन थी क्योंकि वह एक लड़की थी? नैना शर्मा की आंखों में आंसू भर आए और उन्हें धुंधला दिखाई देने लगा। नैना शर्मा खुद को रोक नहीं पाई और उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। राजेश शर्मा को उसके आंसू और दुख समझ नहीं आ रहे थे। उन्होंने बस सख्ती से कहा, नैना शर्मा, शर्मा परिवार ने तुम्हें पाला पोसा है और तुम शर्मा परिवार का यह एहसान चुकाओगी। अध्याय 189। मैं शादी की तैयारी करना चाहता हूँ। 11। हर समय दादाजी उसे सिर्फ आदेश देते, डांटते और परी को लेक्चर देते रहते थे। नैना शर्मा ने आंखों में आंसू लिए राजेश शर्मा को देखा। जिस रिश्तेदार पर उसने जिंदगी भर भरोसा किया था, वह इतना अजीब और डरावना कैसे हो गया? वह उसे पहचान ही नहीं पाए। दादाजी, मैंने शर्मा परिवार के लिए बहुत कुछ किया है। नैना शर्मा क्रेडिट नहीं लेना चाहती थी। उन्हें बस उम्मीद थी कि राजेश शर्मा उनकी आंखों में देख सके, भले ही सिर्फ एक नजर ही क्यों न हो। वह एक लड़की थी, लेकिन क्या उसने वह करने की पूरी कोशिश नहीं की जो एक लड़का कर सकता है? पिछले साल वह बिजनेस मैनेजमेंट की पढ़ाई कर रही थी, ऐसी किताबें पढ़ रही थी जिनसे उसे सबसे ज्यादा नफरत थी, और ऐसी रिपोर्ट्स पढ़ रही थी जिनसे उसे सबसे ज्यादा नफरत थी। वह बस उसे यह साबित करना चाहती थी कि वह न सिर्फ शर्मा परिवार के फायदे के लिए अपना शरीर कुर्बान कर सकती है, बल्कि कंपनी को मैनेज भी कर सकती है और कंपनी में अपना योगदान भी दे सकती है। लेकिन उसने चाहे कितनी भी कामयाबी हासिल कर ली हो, वह उसे देख नहीं पाएगा। उसकी नज़र में उसका एकमात्र काम किसी अमीर आदमी से मिलना और शर्मा परिवार के लिए एक सीढ़ी बनना था। नैना शर्मा की बात सुनकर राजेश शर्मा और भी गुस्सा हो गए। उनका खून तेजी से दौड़ने लगा, उनकी छाती जोर जोर से ऊपर नीचे होने लगी और उनकी सांसें भी तेज हो गईं। उन्होंने बिना सोचे समझे कहा, शर्मा परिवार के सदस्य के तौर पर तुम शर्मा परिवार के लिए कितना भी करो, तुम्हें यही करना चाहिए।
अभी बच्चे पैदा करने की बात मोल भाव के लिए मत करो। अगर मुझे तुम्हारी जान भी चाहिए तो तुम्हें देनी होगी। हाँ, अगर वे उसकी जान भी चाहते थे तो भी उसे उन्हें देना ही था। शर्मा परिवार को यही देना था, है ना? अगर वह कर सकती तो वह अपने बच्चे की कुर्बानी देने के बजाय शर्मा परिवार को अपनी जिंदगी लौटाना पसंद करती। नैना शर्मा राजेश शर्मा को कुछ बुरा तो नहीं कह सकी, लेकिन वह उन्हें दुख देने वाली बातें कहते हुए सुनना नहीं चाहती थी। वह सोफे से उठने की कोशिश कर रही थी और लड़खड़ाते हुए दरवाजे तक गई। नैना शर्मा ने न सिर्फ अपनी गलती नहीं मानी, बल्कि वह वहां से जाना भी चाहती थी। राजेश शर्मा को इतना गुस्सा आया कि उसने टेबल पर रखा चाय का कप पकड़कर जमीन पर पटक दिया। वह नैना शर्मा की पीठ पर चिल्लाया, नैना शर्मा, क्या तुम अपनी बहन से सीखकर शर्मा परिवार से सारे रिश्ते तोड़ दोगी? क्या तुम अपने माता पिता से किया वादा तोड़ोगी? नैना शर्मा के कदम एक पल के लिए रुक गए। उसके शरीर के दोनों तरफ लटके हाथ जोर से कांप रहे थे। उसने अपना निचला होंठ तब तक काटा जब तक उसकी जीभ की नोक से मछली जैसी गंध नहीं आई और उसने धीरे धीरे उसे ढीला कर दिया। वो पलटी नहीं और बस धीमी आवाज में बोली, दादाजी, मुझे अपनी बहन से जलन होती थी। मुझे उसकी हिम्मत और बेफिक्री से जलन होती थी, लेकिन मैंने कभी उससे सीखने की हिम्मत नहीं की क्योंकि वह चली गई है। अगर मैं भी चली गई तो शर्मा परिवार में सिर्फ आप ही रह जाएंगे। मैं आपके साथ रहना चाहती थी, लेकिन आप ही मुझे भगा रहे हैं। जैसे ही उसने बोलना खत्म किया, नैना शर्मा कड़वी मुस्कान के साथ चलने के लिए अपने पैर उठाए। पीछे से राजेश शर्मा के और भी बेरहम शब्द फिर से आए, नैना शर्मा, अगर तुमने आज इस दरवाजे से बाहर निकलने की हिम्मत की तो तुम शर्मा परिवार की सदस्य नहीं रहोगी। नैना शर्मा ने अपनी आंखें नीची कर ली और अपनी उदासी को आंखों में छिपा लिया। उसने अपनी पीठ सीधी की और एक एक कदम करके ऑफिस से बाहर चली गई। नैना शर्मा जैसे ही ऑफिस से बाहर निकली, उनके गहरे इमोशन टूट गए। उन्होंने अपना मुंह ढक लिया और जल्दी से बाथरूम की तरफ भागी। बाथरूम में घुसते ही नैना शर्मा के आंसू बहने लगे और उन्हें रोका नहीं जा सका। उसने कभी नहीं सोचा था कि एक दिन वह अपने परिवार के इकलौते सदस्य को इस तरह खो देगी, हालांकि वह अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहती थी। दुनिया बहुत बड़ी थी, लेकिन क्या अब वह अकेली रह गई थी? नहीं, उसके पास अभी भी आर्यन सिंघानिया था। हाँ, उसके पास अभी भी वह था। जैसे कि वह आखिरी जान बचाने वाले तिनके को पकड़े हुए थी। नैना शर्मा के हाथ कांपने लगे। उसने अपनी जेब से अपना मोबाइल फोन निकाला और जल्दी से आर्यन सिंघानिया का नंबर डायल किया। जैसे ही कॉल कनेक्ट हुई, वह बोलने से पहले ही चिल्ला पड़ी। अध्याय 190। 190 मुझे शादी की तैयारी करनी है। 12। जब नैना शर्मा ने फोन किया तो आर्यन सिंघानिया पहले ही पुराने घर लौट चुके थे और पापा मम्मी सिंघानिया के साथ लंच पर गए हुए थे। उन्होंने उन्हें ये भी बताया कि वह एक शादी करने जा रहे हैं। मिस्टर और मिसेस सिंघानिया हैरान रह गए। कुछ समय पहले जब आर्यन सिंघानिया और नैना शर्मा पुरानी हवेली में लौटे तो आर्यन सिंघानिया अभी भी ठंडे थे और उन्होंने नैना शर्मा को कोई भाव नहीं दिया। अभी 1 महीने से भी कम समय हुआ था और आर्यन सिंघानिया असल में शादी करने को तैयार थे। उनके शब्दों का मतलब ये था कि उन्होंने सच में इस शादी को मान लिया था और नैना शर्मा को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार कर लिया था। मिसेस सिंघानिया तुरंत मुस्कुरा दी। मिस्टर सिंघानिया भी, जो हमेशा सीरियस रहते थे, हल्के से मुस्कुराए। उनका सिर्फ एक बेटा था। माता पिता होने के नाते वे नेचुरली खुश थे कि उसे अपनी पसंद की औरत मिल गई और वह खुश रह सका। मिसेस सिंघानिया ने आर्यन सिंघानिया का हाथ पकड़ा और जोर से मुस्कुराई। हालांकि वह आर्यन सिंघानिया को छेड़ना नहीं भूली। मुझे पता था कि नैना तुम्हें जरूर पकड़ लेगी। तुम पहले भी कूल एक्टिंग कर रहे थे, लेकिन अब तुम दुनिया को यह अनाउंस करने का इंतजार नहीं कर सकते। आर्यन सिंघानिया के सुंदर चेहरे का भाव नहीं बदला। ऐसा लगा जैसे वह अपनी चिढ़ाने की आवाज सुन ही नहीं पा रहा था। उसने शांति से कहा, माँ, मुझे आपको शादी के लिए परेशान करना पड़ेगा। इस वजह से मैं नहीं चाहता कि नैना को अभी इस बारे में पता चले। मिसेस सिंघानिया अपने बेटे का शर्मीला चेहरा नहीं देख पाईं और उन्हें गुस्सा आ गया। लेकिन उनके बेटे की देखभाल उसकी गंभीरता दिखाने के लिए काफी थी। वह आह भरने से खुद को रोक नहीं पाई। बुरा नहीं बेटा, अब तुम जानते हो कि रोमांटिक सरप्राइज कैसे देना है। चिंता मत करो, माँ पक्का तुम्हारे लिए सदी की सबसे बड़ी शादी करेगी। आर्यन सिंघानिया ने कोने से मिसेज सिंघानिया को देखा। उनकी आंखों में एक अजीब सी मुस्कान थी। अचानक उसका फोन बजा। आर्यन सिंघानिया ने कॉलर ईद देखी और तुरंत फोन उठाया। फिर उसके चेहरे का भाव बदल गया और उसने धीमी और गहरी आवाज में पूछा, आप कहाँ हैं? जहां हो वहीं रहो, मैं अभी आता हूं।
आर्यन सिंघानिया ने कहा। जब वह बाहर जा रही थी, अपने माता पिता को अलविदा कहना भूल गई। मिसेस सिंघानिया ने आर्यन सिंघानिया को जल्दी में जाते हुए देखा और पापा सिंघानिया की तरफ मुड़ी। बूढ़े सिंघानिया, मैंने अभी देखा। वह कॉल नैना का था। जब से हमारे बेटे के साथ बचपन में वह एक्सीडेंट हुआ था, वह अपनी सारी बातें अपने तक ही रखता था और अपने इमोशंस नहीं दिखा पाता था। जब उसे नैना वाली घटना का सामना करना पड़ा, तभी हम उसके असली इमोशंस देख पाए और वह एक आम इंसान जैसा बन गया। मिस्टर सिंघानिया ने सिर हिलाया और कहा, यही तो मेन वजह है कि आप उनकी शादी के लिए राजी हुए, है ना? हाँ, सही है। बेशक नैना एक अच्छी इंसान है, लेकिन आप ये भी जानते हैं कि उसके और यश के बीच जो हुआ, उसके बाद जब मैं अपनी कजिन को देखता हूं तो मुझे अब भी शर्म आती है। साथ ही मैं नैना के दादाजी के काम करने के तरीके से सहमत नहीं हूं। मुझे खबर मिली है कि उन्होंने आर्यन और नैना की शादी के बारे में सबको बता दिया है। मुझे नहीं पता कि आर्यन और नैना की शादी के बाद वह क्या करेंगे। शर्मा परिवार के बुरे मालिक तो पहले से ही इतने बुरे हो चुके हैं, वे अब क्या तूफान ला सकते हैं। इसकी चिंता मत करो, बस उनकी शादी के बारे में सोचो। ये सच है, लेकिन मुझे अभी भी थोड़ा अजीब लग रहा है। मैंने आर्यन को इस बारे में बताने की हिम्मत भी नहीं की, डर था कि इससे उनके रिश्ते पर असर पड़ेगा। पुराने सिंघानिया, सच कहूं तो मैंने हमेशा सोचा था कि हमारी होने वाली बहू वेदिका होगी। जब करण गुजर गया तो क्या उसने वेदिका को आर्यन की देखभाल में नहीं छोड़ा था? मिसेज सिंघानिया अपनी बात पूरी कर पाती, इससे पहले ही मिस्टर सिंघानिया ने गहरी आवाज में उन्हें टोक दिया। आर्यन पहले से शादीशुदा है। ऐसी बातें दोबारा मत कहना। अध्याय 191। 191 खुशी में पतली बर्फ पर चलना। एक। मुझे पता है, मुझे बस लगता है कि ये दुख की बात है। आखिर हमने वेदिका को बड़ा होते देखा और करण ने आर्यन को बचाया। आर्यन ने तब वेदिका के साथ काफी अलग बर्ताव किया था। मुझे उम्मीद नहीं थी कि वह आखिर में किसी और लड़की के प्यार में पड़ जाएगा। मिसेज सिंघानिया ने बुदबुदाते हुए कहा, कहो, अगर हमारा बेटा नैना को नहीं जानता तो शायद वेदिका सच में हमारी बहू होती। मिस्टर सिंघानिया को सिर दर्द होने लगा। मैंने तुमसे कहा था कि बात करना बंद करो, लेकिन तुम तो और ज्यादा एक्साइटेड हो रहे हो, है ना? ठीक है, मैं बात करना बंद करूंगा। मिस्टर और मिसेस सिंघानिया खाना खाते रहे और किसी ने भी शाम के हॉल के एंट्रेंस पर खड़े उस दुबले पतले आदमी पर ध्यान नहीं दिया। कियारा खुराना सुबह सुबह आ गई थी और अपनी मां के साथ पीछे वाले कमरे में थी। जब उन्होंने सुना कि आर्यन सिंघानिया वापस आ गए हैं, तो वह बहुत खुश हुई और जल्दी से बाहर भागी। लेकिन जैसे ही वह शाम के हॉल के एंट्रेंस पर पहुंची, उन्होंने सुना कि आर्यन सिंघानिया एक शादी करने जा रहे हैं। उस पल ऐसा लगा जैसे उन पर बिजली गिर गई हो और वह वहीं हैरान रह गईं। उस दिन जब नैना शर्मा ने आर्यन सिंघानिया का कॉल उठाया तो उसके दिल में पहले से ही बेचैनी थी। फिर भी उसे उम्मीद की एक किरण अभी भी थी। शायद नैना शर्मा सिर्फ झांसा दे रही थी। आर्यन उससे इतनी नफरत करता था, वह उसे इतनी आसानी से कैसे माफ कर सकता था? इस पल उसकी उम्मीद बेरहमी से टूट गई थी। वह लगभग खड़ी नहीं रह पा रही थी और उसका शरीर टूटने की कगार पर था। आर्यन सिंघानिया के जाने के बाद भी वह जा नहीं पा रही थी। उसके पैर जमीन पर ऐसे लगे थे जैसे कीले हों और वह उन्हें उठा नहीं पा रही थी, चाहे कुछ भी हो जाए। जितना ज्यादा वह मिसेस सिंघानिया की बातें सुनती, उतनी ही ज्यादा असहज और अनिच्छुक होती जाती। आर्यन सिंघानिया ने सच में अपने भाई से वादा किया था कि वह उसकी अच्छी देखभाल करेगा। शुरू में वह उसके साथ बहुत अच्छा था और वह नैना शर्मा से बहुत नफरत करता था। फिर भी उसने आखिर में नैना शर्मा को ही क्यों चुना? नहीं, यह आर्यन की गलती नहीं है। ये नैना शर्मा के खतरनाक तरीकों की वजह से आर्यन पर जादू हुआ है। उस समय उसका भाई काव्या भी उसके जादू में था और इसीलिए वह भी जादू में है। कियारा खुराना ने दांत पीस लिए और उसकी आंखों में एक शरारती चमक आ गई। वह नैना शर्मा को अपनी मनमानी नहीं करने देगी। उसे अपना असली रंग दिखाना होगा और आर्यन को इस औरत को साफ साफ दिखाना होगा। योजक चिन्ह। आर्यन सिंघानिया बहुत जल्दी आ गए। ऐसा लगा कि उन्होंने अभी अभी फोन रखा था, जबकि वे पहले से ही नीचे थे। नैना शर्मा के पास अपने आंसू पोंछने का भी टाइम नहीं था और वह कंपनी के एंट्रेंस तक दौड़ती हुई गई। उसने देखा कि आर्यन सिंघानिया का लंबा चौड़ा फिगर वहां खड़ा था। हवा के झोंके से उसकी सफेद शर्ट फूल गई। ऐसा लग रहा था कि वह जल्दी में आया है और उसने कोट भी नहीं पहना था। यहां तक कि उसकी आस्तीनें भी उसकी बाहों पर चढ़ी हुई थीं और नीचे नहीं आ रही थीं। इस हालत में भी वह बहुत हैंडसम लग रहा था। वह हवा के खिलाफ उसकी तरफ चला।
उसके पीछे सूरज चमक रहा था, लेकिन नैना शर्मा को लगा कि आर्यन सिंघानिया सूरज से भी ज्यादा चमकदार है। उसकी दुनिया में धीरे धीरे रोशनी फैल रही थी। नैना शर्मा ने इस बारे में सोचा भी नहीं। उसने अपने पैर उठाए और उसकी तरफ दौड़ी। आर्यन सिंघानिया ने उसे दौड़ते हुए देखा। वह रुका और अपनी बाहें खोल दी। जब नैना शर्मा दौड़कर उसके पास आए तो उसने तुरंत अपनी पकड़ मजबूत कर ली और उसे अपने सामने कसकर पकड़ लिया। आर्यन सिंघानिया का गले लगना बड़ा और गर्म था। नैना शर्मा को ऐसा लगा जैसे उन्हें सबसे अच्छा घर मिल गया हो। जो आंसू रुक गए थे वे धीरे धीरे फिर से बहने लगे। वह सच में अकेली नहीं थी। उसके पास अभी भी आर्यन सिंघानिया था। आर्यन सिंघानिया ने उसे गले लगाया और उसके आंसुओं से अपनी शर्ट गीली होने दी। उसने धीरे से उसकी पीठ थपथपाई ताकि उसे सांस लेने में मदद मिले। जब उसका रोना धीरे धीरे कम हुआ तो उसने धीमी आवाज में पूछा, तुम क्यों रो रही हो? अध्याय 192। 192 खुशी में पतली बर्फ पर चलना दो। आर्यन सिंघानिया की प्यारी आवाज उसके कानों में गूंज रही थी, जो धीरे धीरे नैना शर्मा के दिल को सुकून दे रही थी। एक पल के लिए उसे अपने दिल का सारा दुख और शिकायतें आर्यन के सामने रख देने का मन हुआ। हालांकि उसके लाल होंठ हिले, पर वह कुछ कह नहीं सकी। वह अपने और अपने दादाजी के बीच के मामले के बारे में उनसे एक शब्द भी नहीं कह सकी। भले ही कुछ बातें उसके शुरुआती इरादे नहीं थे, लेकिन उसने सच में वही किया था जो उसके दादाजी चाहते थे। क्या वह उसे बताने वाली थी कि वह अपने दादा की बात सुन रही थी और शर्मा परिवार के लिए फायदा उठाने के लिए उनका इस्तेमाल कर रही थी? लेकिन अब वह राजी नहीं थी, इसलिए उसके दादा ने उसे घर से निकाल दिया। जितना वह उसकी परवाह करती थी, उतना ही वह ये कहने की हिम्मत नहीं करती थी। अब वह और आर्यन सिंघानिया जितने खुश थे, उतना ही वह डरती थी। उसे डर था कि जो खुशी उसे अभी मिली है वह अगले ही पल गायब हो जाएगी। नैना शर्मा ने सच बताने की हिम्मत नहीं की और बस गोलमोल तरीके से कहा, मैंने दादाजी से झगड़ा किया है। मेरा मूड खराब है। राजेश शर्मा से झगड़ा। नैना शर्मा शकल में बच्चों जैसी होने के लिए मशहूर थीं, लेकिन क्या उन्होंने सच में राजेश शर्मा से झगड़ा किया था? आर्यन सिंघानिया ने अपनी भौहें उठाईं और धीरे से नैना शर्मा को दूर धकेल दिया। उसकी काली आंखें नीचे झुक गईं और उसकी नज़र नैना शर्मा की लाल और सूजी हुई आंखों पर पड़ी। किस वजह से? हालांकि आर्यन सिंघानिया की नज़र बहुत नर्म थी, लेकिन नैना शर्मा खुद को दोषी महसूस करने से रोक नहीं पाईं। उनकी आंखें चमक उठीं और उन्होंने हकलाते हुए कहा, ये काम के बारे में है। आर्यन सिंघानिया ये तो समझ गया कि नैना शर्मा ने उसे सच नहीं बताया, लेकिन वह ये भी समझ गया कि नैना शर्मा नहीं चाहती थी कि उसे उसके रोने का असली कारण पता चले। आर्यन सिंघानिया ने आगे कुछ नहीं पूछा। उसने धीरे से अपनी उंगलियों से अपने गाल पोंछे और अपने आंसू पोंछे। नैना शर्मा अभी बहुत परेशान थी, इसलिए उसने बिना सोचे समझे आर्यन सिंघानिया को फोन किया। अब जब वह शांत हो गई थी तो उसे थोड़ी शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। उसने हल्के से अपना निचला होंठ काटा और कमजोरी से कहा, मुझे माफ करना, आप अभी बिजी थे। असल में आपको जल्दी आने की जरूरत नहीं थी। मैं ठीक हूँ। वह जानती थी कि आर्यन सिंघानिया इस दौरान बहुत बिजी रहते थे और अक्सर आधी रात तक स्टडी रूम में काम करते थे। आर्यन सिंघानिया ने होंठ सिकोड़े और सिर हिलाया, मैं काफी बिजी हूँ। नैना शर्मा और भी शर्मिंदा हो गईं। तो आपको जल्दी वापस चले जाना चाहिए, लेकिन तुम्हारी वजह से मैं पहले ही काम छोड़ चुका हूँ। इसलिए आर्यन सिंघानिया एक पल के लिए रुका और अपनी आवाज धीमी कर ली। एक मंत्रमुग्ध कर देने वाले आकर्षण के साथ उसने कहा, तुम्हें भी मेरे साथ काम छोड़ना होगा। इससे पहले कि नैना शर्मा कुछ कह पाती, आर्यन सिंघानिया ने उन्हें अपनी बाहों में खींच लिया और कार की ओर चल दिए। आगे की पैसेंजर सीट पर जाकर आर्यन सिंघानिया ने दरवाजा खोला और नैना शर्मा के सिर पर अपना सिर रखकर उसे कार में बैठाया। फिर उसने दरवाजा बंद किया और दूसरी तरफ जाकर बैठ गया। कार स्टॉप की ओर चला गया। पूरा प्रोसेस तेज और साफ था, एक ही बार में हो गया। नैना शर्मा के रिएक्ट करने से पहले कार काफी देर तक चलती रही। आर्यन सिंघानिया, हम कहाँ जा रहे हैं? आर्यन सिंघानिया ने नैना शर्मा की तरफ देखा। उसकी आंखों में नरमी थी, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। वह बस अपनी मंजिल की ओर तेजी से गाड़ी चलाता रहा। कार शहर से बाहर निकलकर आसपास के इलाकों की तरफ बढ़ी। जितना आगे बढ़ी, सड़क उतनी ही दूर होती गई। धीरे धीरे सड़क पर कोई भी आदमी या कार नहीं दिख रही थी। नैना शर्मा की आंखों में शक और गहरा होता जा रहा था। वह कहाँ जा रहा था? जब तक कार एक सुंदर और सपनों जैसे गेट पर नहीं रुकी, तब तक नैना शर्मा खिड़की के बाहर का नजारा हैरानी से देखती रही। उनका पूरा शरीर हैरान था।
बहुत बड़ा फेरिस व्हील उनके ठीक सामने था। सूरज की रोशनी में ये रंगीन और बहुत सुंदर लग रहा था। अध्याय 193। 193 खुशी में पतली बर्फ पर चलना 3। नैना शर्मा की आंखें चौड़ी हो गईं और उन्होंने हैरानी से आर्यन सिंघानिया को देखा। यहाँ फेरिस व्हील क्यों है? मुंबई शहर के एक बड़े अम्यूजमेंट पार्क में फेरिस व्हील हुआ करता था। जब वह छोटी थी तो पापा और मम्मी शर्मा अक्सर नैना शर्मा और उसकी बहन को खेलने के लिए अम्यूजमेंट पार्क ले जाते थे। नैना शर्मा को फेरिस व्हील सबसे ज्यादा पसंद था। वह ऊपर बैठकर खूबसूरत नज़ारे देख सकती थी। बस बाद में खराब मैनेजमेंट की वजह से अम्यूजमेंट पार्क बंद हो गया, इसलिए वह अब फेरिस व्हील पर नहीं बैठ सकती थी। उसे हमेशा लगता था कि यह अफसोस की बात है, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि यहाँ भी ऐसा होगा। यहाँ एक नया अम्यूजमेंट पार्क खुलने वाला है, तो जाहिर है कि एक फेरिस व्हील भी होगा। आर्यन सिंघानिया ने साफ साफ जवाब दिया। एक मनोरंजन पार्क? नैना शर्मा हैरान रह गईं। मुंबई शहर ने इतना बड़ा अम्यूजमेंट पार्क बनाया था, उन्हें कोई खबर कैसे नहीं मिली? लेकिन अगर उन्हें ठीक से याद है तो सिंघानिया ग्रुप ने ये जमीन 2 साल पहले खरीदी थी। क्या इसका मतलब ये था कि अम्यूजमेंट पार्क उन्होंने ही बनवाया था? नैना शर्मा ने ऐसा सोचा और पूछा। आर्यन सिंघानिया ने सिर हिलाया। हाँ, मैं भविष्य में एक रिजॉर्ट बनाने जा रहा हूँ। तो ऐसा ही है। ये बहुत अच्छा है, मैं भविष्य में फिर से फेरिस व्हील की सवारी कर सकती हूँ। नैना शर्मा ने बड़े फेरिस व्हील की ओर देखा और उसके होठों के कोने थोड़े ऊपर उठ गए। आर्यन सिंघानिया ने अपना चेहरा घुमाया और नैना शर्मा के होठों पर मुस्कान देखी। वह भी अनजाने में मुस्कुराया। कार से बाहर निकलो। आर्यन सिंघानिया हंसे। क्या तुम फेरिस व्हील पर नहीं जाना चाहते थे? चलो बैठो। नैना शर्मा की आंखें अचानक चमक उठीं। क्या ये ईशा पब्लिक के लिए खुला नहीं है? आर्यन सिंघानिया की मुस्कान और गहरी हो गई। मैं बॉस हूं और आप लेडी बॉस हैं। आप हमेशा यूएस के लिए तैयार रहती हैं। ओह ठीक है ईशा, वह लेडी बॉस है। ईशा। जब उसने साफ तौर पर कुछ भी मीठा नहीं कहा तो उसका दिल इतना मीठा क्यों महसूस कर रहा था? नैना शर्मा के मन में अचानक एक अजीब सा ख्याल आया। ये फेरिस व्हील आर्यन सिंघानिया ने खास तौर पर उनके लिए तो नहीं बनाया होगा, है ना? आर्यन सिंघानिया और नैना शर्मा पार्क में घुसे। स्टाफ ने उनके लिए फेरिस व्हील के एक कंपार्टमेंट का दरवाजा खोला। वे दोनों उसमें बैठ गए। दरवाजा बंद होने के बाद फेरिस व्हील धीरे धीरे ऊपर उठा। नैना शर्मा असल में ऊंचाई से थोड़ा डरती थी, लेकिन उन्हें फेरिस व्हील भी पसंद थे, इसलिए वह थोड़ी नर्वस थी। आर्यन सिंघानिया का हाथ अचानक बढ़ा और उनके हाथ के पिछले हिस्से को ढक लिया। उनकी गर्म हथेली ने उन्हें गर्माहट दी। नैना शर्मा ने उन्हें देखा, उनकी बड़ी बड़ी आंखें चमक रही थीं। उनके मन में अभी अभी जो सवाल आया था वह अनजाने में ही निकल गया। आर्यन सिंघानिया, ये फेरिस व्हील, क्या यह मेरे लिए बनाया गया था? उसने एक बार उसे बताया था कि उसे फेरिस व्हील पसंद है। जब वह दुखी होती थी तो वह बस फेरिस व्हील पर बैठ जाती थी, ऊपर चढ़ जाती थी और खूबसूरत दुनिया को देखती थी। उसकी सारी नाखुशी गायब हो जाती थी। तो उसे उसकी बातें याद आ गईं। अब जब वह दुखी थी तो वह उसे फेरिस व्हील पर ले जाएगा। सिंघानिया आर्यन ने नैना शर्मा की चमकदार आंखों में देखा। उसकी आंखें गहरी और समझ से परे थीं। उस समय वह इस जमीन का टुकड़ा खरीदने और लोगों से एक अम्यूजमेंट पार्क और एक फेरिस व्हील बनवाने के लिए बहुत जुनूनी था। असल में उसे पता नहीं था कि क्यों। शायद इसलिए क्योंकि इतने सालों तक अलग रहने के बाद भी उसने कभी हार मानने के बारे में नहीं सोचा था। आर्यन सिंघानिया के होंठ सिकुड़ गए। तुम्हें क्या लगता है? उसने पूछा। क्योंकि आर्यन सिंघानिया ने नैना को मना नहीं किया, इसका मतलब था कि फेरिस व्हील असल में उसकी वजह से बना था, नैना। और यह जमीन 2 साल पहले खरीदी गई थी। ऐसे में पिछले 3 सालों में सिर्फ वही नहीं थी जो इसे नहीं भूल पाए। क्या वह भी ऐसा ही था? नैना शर्मा की धड़कन अचानक तेज हो गई और उसकी आवाज बुरी तरह कांपने लगी। आर्यन सिंघानिया, क्या तुम प्रिया मुझे पसंद करते हो? अध्याय 194। 194 खुशी में पतली बर्फ पर चलना 4। इस पूरे समय नैना शर्मा ही आर्यन सिंघानिया के पीछे पड़ी रहती थी और चिल्लाती थी कि वह उसे पसंद करती है, लेकिन उसने कभी नहीं कहा कि वह उसे पसंद करता है, इसलिए वह हमेशा ये पक्का नहीं कर पाती थी कि वह उसके दिल में है या नहीं। वह सच में उससे कुछ सुनना चाहती थी, कुछ ऐसा जो वह सच में कहना चाहता था। फेरिस व्हील और ऊपर उठता गया, लेकिन नैना शर्मा अपना डर भूल चुकी थी। उसका सारा ध्यान आर्यन सिंघानिया पर था। वह घबराहट से उसके जवाब का इंतजार कर रही थी। आर्यन सिंघानिया की काली आंखें नैना शर्मा पर टिक गईं।
उस खूबसूरत चेहरे और उसकी उम्मीद भरी नज़र को देखकर उसकी आंखें धीरे धीरे प्यार भरी होती गईं। फेरिस व्हील के सबसे ऊंचे पॉइंट पर पहुंचने से 1 सेकंड पहले आर्यन सिंघानिया ने आखिरकार अपना मुंह खोला। उसने कहा, नैना शर्मा, मैं तुम्हें पसंद नहीं करता। नैना शर्मा की आंखों के नीचे की रोशनी टूटते तारे की तरह थी, जो तेजी से अपनी रोशनी खो रही थी। जैसा कि उम्मीद थी, रिया क्या वह ज्यादा सोच रही थी। आर्यन सिंघानिया ने उसके साथ अच्छे से रहने का वादा किया था, इसलिए नहीं कि वह उसे पसंद करती थी, बल्कि इसलिए कि वह खुद को जिम्मेदार महसूस करती थी, है ना? लेकिन अगले ही सेकंड जब फेरिस व्हील अपने सबसे ऊंचे पॉइंट पर पहुंचा, तो आर्यन सिंघानिया की गहरी और प्यारी आवाज फिर से गूंजी। लेकिन मैं तुमसे प्यार करता हूं। ऐसी अफवाह थी कि जब फेरिस व्हील अपनी सबसे ऊंची जगह पर पहुंचता है, तो अगर कोई अपने प्रेमी से प्यार का इजहार करता है, तो उसे भगवान का आशीर्वाद मिलता है। ये प्रेमी जोड़ा हमेशा खुशी खुशी रहता है। उसने कभी भगवान पर विश्वास नहीं किया था, लेकिन इस समय वह पूरे मन से प्रार्थना कर रहा था, उम्मीद कर रहा था कि भगवान उसकी इच्छा सुनेंगे और उसे हमेशा के लिए उस लड़की के साथ रहने देंगे जिससे वह प्यार करता था। जैसे ही उसके शब्द निकले, आर्यन सिंघानिया ने नैना शर्मा को, जो अभी भी हैरान थी, खींच लिया और उसके होठों को चूम लिया। उसने नैना शर्मा का हाथ पकड़ा और अपनी उंगलियों को उसकी उंगलियों में फंसा लिया। फेरिस व्हील धीरे धीरे अपनी जगह पर वापस आ गया। आर्यन सिंघानिया ने नैना शर्मा को छोड़ दिया। ये देखकर कि वह अभी भी हैरान थी, उसने धीरे से नैना शर्मा की नाक पर उंगलियां फेरी और भारी आवाज में कहा, हम यहाँ हैं, हमें नीचे जाना चाहिए। नैना शर्मा ने पलकें झपकाईं और फिर झपकाईं। अचानक उसने हाथ बढ़ाकर आर्यन सिंघानिया का हाथ पकड़ लिया। आर्यन सिंघानिया, तुमने अभी क्या कहा? फिर से बोलो। आर्यन सिंघानिया ने नैना शर्मा को तिरछी नजर से देखा, मुस्कुराया और सहजता से जवाब दिया, मैंने कहा था कि तुम मुझे पसंद नहीं हो। यह नहीं, आखिरी वाक्य। उसके बाद मैंने क्या कहा? मैं भूल गया। उद्धरण चिन्ह अल्पविराम अल्पविराम प्रश्नवाचक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। नैना शर्मा ने पैर पटकते हुए कहा, तुम कैसे भूल सकते हो? तुमने कहा था कि तुम मुझसे प्यार करते हो। आर्यन सिंघानिया की मुस्कान और गहरी हो गई। क्या मैंने ऐसा कहा था? बिल्कुल तुमने किया। अगर ऐसी बात है तो मैं कहूंगा। उद्धरण चिन्ह अल्पविराम प्रश्नवाचक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। उसने ही कबूल किया था, तो फिर ऐसा क्यों लगा कि वह ही उसे कबूल करने के लिए मजबूर कर रही थी? आर्यन सिंघानिया, तुम ये फिर से कहो। अगर तुम अभी नहीं निकले तो अंधेरा हो जाएगा। क्या तुम यहीं रात बिताना चाहोगे? आर्यन सिंघानिया, मत जाओ। वापस आओ। मैं तुमसे आई लव यू कहकर चली जाऊंगी। घर के रास्ते में नैना शर्मा आर्यन सिंघानिया को बार बार मना करते हुए परेशान कर रही थी, उससे वो 3 शब्द दोबारा कहने के लिए कह रही थी। अभी फेरिस व्हील पर वह इतनी हैरान थी कि उसे वो साफ सुनाई नहीं दिया। ये पहली बार था जब आर्यन सिंघानिया ने उससे अपनी गलती मानी थी। यह ऐसे कैसे गायब हो सकता है? लेकिन नैना शर्मा ने कितनी भी धमकी दी और लालच दिया, आर्यन सिंघानिया फिर से बोलने को तैयार नहीं था। घर लौटने के बाद आर्यन सिंघानिया नैना शर्मा के परेशान करने से परेशान हो गया। उसने सीधे उसे उठाया, बिस्तर पर फेंक दिया और फिर उसे नीचे दबा दिया। ये कहने के बजाय कि वह ऐसा करना पसंद करता है, वह उसे उतना ही प्यार देगा जितना वह चाहती है। योजक चिन्ह। अगले दिन नैना शर्मा कमर दर्द के साथ उठी और मन ही मन आर्यन सिंघानिया को कोसने लगी। वह सच में बहुत घटिया था, इस तरह का तरीका अपनाकर वह कुछ भी नहीं पूछ पा रही थी। वह उठी और अचानक उसे अपने नीचे कुछ महसूस हुआ और उसकी आंखें ठंडी हो गईं। अध्याय 195 खुशी में पतली बर्फ पर चलना 5। जब उसने और आर्यन सिंघानिया ने पहली बार ऐसा किया था, तो उसने हमेशा कॉन्डोम का इस्तेमाल किया था क्योंकि वह उससे नफरत करता था और उसने उसके साथ डील करने के मकसद से ऐसा किया था। लेकिन जब से उन्होंने इस बार सुलह की है, कभी कभी वे एक दूसरे के प्यार में इतने डूब जाते हैं कि उन्हें इसकी बिल्कुल भी परवाह नहीं रहती। इसलिए इस दौरान उन्होंने कोई सेफ्टी के तरीके नहीं अपनाए। नैना शर्मा सच में चाहती थी कि वह आर्यन सिंघानिया के बच्चों को जन्म दे सके और उनके प्यार का फल पा सके। ये बहुत अच्छी बात होती, लेकिन कल दादाजी की बातों ने उन्हें एक नई शुरुआत दी। अगर वह अभी प्रेग्नेंट हो जाती और बच्चे को जन्म देती, तो बच्चा पक्का सिंघानिया परिवार को कंट्रोल करने के लिए दादाजी के लिए मोलभाव का जरिया बन जाता। वह जानती थी कि उसके दादाजी एक मजबूत और एम्बिशियस इंसान थे। वह जो भी करना चाहते थे, वह किसी भी हालत में करके दिखाते थे। क्योंकि उनकी नज़र उसके होने वाले बच्चे पर थी, इसलिए वह इतनी आसानी से हार नहीं मानते थे। चाहे वह कितनी भी अनिच्छुक क्यों न हो, उसके पास अपने दादाजी को रोकने का कोई तरीका नहीं था।
ऐसा इसलिए था क्योंकि वह अभी भी आर्यन सिंघानिया को सच नहीं बता पा रही थी, खासकर तब जब उसने अपनी फीलिंग्स बता दी थी। एक बार जब उसने अपना मुंह खोला तो किसी को नहीं पता था कि क्या होगा। अगर आर्यन सिंघानिया ने उसे गलत समझा या फिर उस पर विश्वास नहीं किया तो वह इसके नतीजे नहीं झेल सकती थी। वह अब सच में बहुत खुश थी, लेकिन उसकी खुशी बहुत नाजुक थी। ऐसा लग रहा था जैसे वह बर्फ की पतली परत पर चल रही हो, जो किसी भी पल टूट सकती है। इसलिए वह अभी तक प्रेग्नेंट नहीं हो सकी। उसे अभी बच्चा नहीं हो सका। वह बस इंतजार कर सकती थी कि उसके दादाजी इस सोच को दूर कर दें, या फिर इंतजार कर सकती थी कि वह आर्यन सिंघानिया के सामने सब कुछ कबूल करने की हिम्मत करे। तभी वह बच्चों के बारे में सोच सकती थी। चाहे कुछ भी हो, अगर यह बच्चा भी उसकी तरह दादाजी की कठपुतली बन जाता है तो वह ऐसा नहीं चाहेगी। वह चाहती थी कि उसका बच्चा खुशी खुशी बड़ा हो। योजक चिन्ह। नैना शर्मा कंपनी में गई और एक फार्मेसी के पास से गुजरी। उसने कार रोकी और फार्मेसी में चली गई। वह आर्यन सिंघानिया को यह नहीं बता सकती थी कि उसे बच्चे नहीं चाहिए, इसलिए वह केवल बर्थ कंट्रोल पिल्स ही ले सकती है। नैना शर्मा ने शॉप असिस्टेंट से ऐसे कॉन्ट्रासेप्टिव के बारे में पूछा जो लंबे समय तक लिए जा सके और फिर कॉम्प्रिहेंसिव विटामिन की एक बोतल खरीदी। कार में वापस आकर उसने दोनों बोतलें खोली और दवा बदल दी। उसने खिड़की नीचे की और विटामिन की बोतल सड़क के किनारे कूड़ेदान में फेंक दी। फिर उसने बोतल से गोली निकाली और अपने मुंह में डाल ली। उसने मिनरल वाटर खोला और गर्भनिरोधक गोली निगलने से पहले एक घूंट लिया। बोतल को वापस अपने बैग में रखने के बाद नैना शर्मा ने कार को रीस्टार्ट किया और कंपनी की ओर चल पड़ी। प्रोजेक्ट के ऐड की शूटिंग ऑफिशियली शुरू हो गई। पब्लिसिटी की मेन इंचार्ज होने के नाते नैना शर्मा को शूटिंग प्रोसेस पर नजर रखनी थी, इसलिए उन्हें इन दिनों अपना ज्यादातर समय शूटिंग बेस पर ही बिताना पड़ा। नैना शर्मा की कंपनी लौटने और कुछ निर्देश देने के बाद वह छोटी मीरा को फिल्मिंग बेस पर ले गई। कुछ एडवर्टाइजर्स ने कमर्शियल शूट करने के लिए एक स्टूडियो किराए पर लिया था। उनमें से एक कियारा खुराना थी और वह बगल वाले स्टूडियो में शूटिंग कर रही थी। जब छोटी मीरा ने कियारा खुराना को देखा तो वह मुंह बनाकर बुदबुदाई, नैना दी तुम इतनी बदकिस्मत क्यों हो? वह भी असल में यही है। जब भी मैं उसे देखती हूँ कुछ भी अच्छा नहीं होता। नैना शर्मा का उसकी बात सुनने का मन नहीं था, शायद इसलिए क्योंकि उसने कॉन्ट्रासेप्टिव पिल ली थी, लेकिन उसे कुछ साइड इफेक्ट भी हुए। उसे जी मिचलाने लगा और वह उल्टी किए बिना नहीं रह सकी। छोटी मीरा चौंक गई। नैना दी क्या हुआ? अध्याय 196। 196 खुशी में पतली बर्फ पर चलना 6। छोटी मीरा परेशान थी, इसलिए उसकी आवाज थोड़ी तेज थी, जिससे आसपास के लोग उसे देखने लगे। नैना शर्मा ने जल्दी से सिर हिलाया और धीमी आवाज में कहा, मैं ठीक हूं, आवाज धीमी करो। छोटी मीरा अपनी जीभ बाहर निकाले बिना नहीं रह सकी। हालांकि उसने देखा कि नैना शर्मा के हाव भाव बहुत अच्छे नहीं थे, इसलिए उसने फिर भी नैना शर्मा को उठाने में मदद करने के लिए हाथ बढ़ाया और कहा, तो नैना दी मैं आपको थोड़ी देर बैठने में मदद कर दूं। नैना शर्मा को थोड़ा अजीब लगा, इसलिए उन्होंने छोटी मीरा को मना नहीं किया और उन्हें रेस्ट एरिया में बैठने में मदद करने दिया। छोटी मीरा पानी की एक और बोतल लाई, ढक्कन खोला और उन्हें दे दिया। नैना दी थोड़ा पानी पी लीजिए। नैना शर्मा ने इसे लिया, एक घूंट लिया और कहा, धन्यवाद। उन्होंने कहा। कियारा खुराना इस पूरे समय शूटिंग कर रही थी। जब उन्होंने अचानक नैना दी शब्द सुना तो वह नैना शर्मा के नाम के प्रति बहुत सेंसिटिव थी और अनजाने में आवाज की दिशा में देखने लगी। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि यह सच में नैना शर्मा होंगी। जैसे नैना शर्मा उसे देखना नहीं चाहती थी, वैसे ही वह भी नैना शर्मा को नहीं देखना चाहती थी। जब भी वह उसे देखती वह हमेशा गुस्से में और गुस्से में होती। उसने ठंडी सांस ली और उसे दोबारा देखना नहीं चाहती थी, लेकिन जब वह अपनी नज़र हटाने ही वाली थी तो उसने देखा कि नैना शर्मा ने अचानक एक हाथ से अपना मुंह ढक लिया और उल्टी कर दी। इस एक्शन में कुछ खास नहीं था। हर कोई कभी कभी असहज महसूस करता, लेकिन कियारा खुराना को पता नहीं क्यों, पर उसकी नज़रें उसके शरीर पर टिकी थीं और वह उसे देखती रहती थी। उसने देखा कि नैना शर्मा की असिस्टेंट उसे रेस्ट एरिया में बैठने में मदद कर रही थी और फिर उसने उसे पानी देते हुए देखा। नैना शर्मा ने पानी पिया और उसे थोड़ा आराम मिला, लेकिन ये कुछ ही मिनटों तक रहा, फिर उसे फिर से उल्टी आने लगी। कियारा खुराना की भौहें धीरे धीरे सिकुड़ गईं। उसके मन में एक भयानक विचार आया, नैना शर्मा प्रेग्नेंट नहीं हो सकती है ना? कियारा खुराना इस विचार से चौंक गईं और उनकी आंखें डर से चौड़ी हो गईं। अगर नैना शर्मा का सच में कोई बच्चा होता तो आर्यन सिंघानिया का उससे दोबारा अलग होना नामुमकिन होता।
चाचा चाची नैना शर्मा को और भी ज्यादा पसंद करते। अगर वह सिंघानिया परिवार की जवान मालकिन की जगह मजबूती से बैठ जाती तो उसके कियारा खुराना के लिए कोई चांस ही नहीं होता। वेदिका, तुम क्या कर रही हो? तुम इतनी हैरान क्यों हो? डायरेक्टर की डांट सामने से आई और कियारा खुराना को घबराहट से बाहर निकाला। उसने जल्दी से खुद को संभाला और माफी मांगते हुए मुस्कुराए, मुझे माफ करना डायरेक्टर, मैं अपनी लाइनें भूल गई। चलो फिर से करते हैं। ठीक है, चलो फिर से शुरू करते हैं। कियारा खुराना ने अपने दिल के डर और घबराहट को दबाते हुए शूटिंग जारी रखी। हालांकि उनकी हालत पहले जितनी अच्छी नहीं थी। वह मुश्किल से शूटिंग का ये हिस्सा पूरा कर पाई और डायरेक्टर ने अनाउंस किया कि वे ब्रेक लेंगे। कियारा खुराना रेस्ट एरिया में चली गईं और उनकी मैनेजर लीला दी उनके पीछे पीछे चली गईं। उन्होंने गुस्से में पूछा, वेदिका, आज तुम्हें क्या हो गया है? इतना सिंपल शूट इतना खराब कैसे हो सकता है? कियारा खुराना का उसकी बात सुनने का मन नहीं था। उसकी आंखें अनजाने में नैना शर्मा की तरफ देख रही थीं। लीला दी ने अपनी नजरों का पीछा किया और नैना शर्मा को देखा। उनका दिल अचानक कांप उठा। वेदिका, मैं तुम्हें चेतावनी दे रही हूं, आज अच्छे से रहना और नैना शर्मा को फिर से मत उकसाना। कियारा खुराना को लीला दी से कोई फर्क नहीं पड़ता था। वह आज उन्हें उकसाना नहीं चाहती थी, लेकिन वह ये जानना चाहती थी कि क्या नैना शर्मा प्रेग्नेंट है जैसा कि वह सोच रही थी। योजक चिन्ह। नैना शर्मा को लगा कि उनका पेट घूम रहा है और उनके दिल पर किसी चीज का दबाव पड़ रहा है। ये घुटन भरा और असहज था। मतली की भावना लहरों की तरह उठी। वह खुद को रोक नहीं पाई और उठकर बाथरूम चली गई। उसे उठकर जाते देख कियारा खुराना बिना सोचे समझे उसके पीछे चली गई। अध्याय 197 खुशी में पतली बर्फ पर चलना 7। नैना शर्मा बाथरूम में घुसी, क्यूबिकल का दरवाजा खोला और टॉयलेट बाउल में उल्टी कर दी। कियारा खुराना ने बाथरूम का दरवाजा खोला ही था कि उसे नैना शर्मा के उल्टी करने की आवाज सुनाई दी। उसका दिल अचानक जोर से धड़कने लगा और उसके दिल में बेचैनी बढ़ती गई। नैना शर्मा को थोड़ी देर उल्टी हुई, फिर धीरे धीरे जी मिचलाने का एहसास कम हुआ। वह दीवार का सहारा लेकर सीधी खड़ी हुई, सांस ली, फ्लश का बटन दबाया, दरवाजा खोला और बाहर चली गईं। कियारा खुराना तेजी से एक क्यूबिकल में भाग गईं। नैना शर्मा सिंक के पास गईं, नल खोला और गरारे किए। फिर उन्होंने अपने हाथों में पानी भरा और धीरे से अपने गालों पर थपथपाया। ठंडक छा गई और नैना शर्मा के उलझे हुए दिमाग में कुछ साफ बात आए, लेकिन उनका शरीर अभी भी असहज था। उनका दिल जोर से धड़क रहा था। उन्होंने कुछ गहरी सांसें लीं और खुद को अलर्ट रहने के लिए मजबूर किया। आज के कमर्शियल शूट में शायद कुछ घंटे लगेंगे और उसे पूरे समय काम को सुपरवाइज करना था। वह इतनी थकी हुई नहीं दिख सकती थी। नैना शर्मा ने आंखें उठाकर खुद को आईने में देखा। उसका चेहरा थोड़ा पीला पड़ गया था। जब वह बर्थ कंट्रोल पिल्स खरीदने गई तो नर्स ने उसे याद दिलाया कि बर्थ कंट्रोल पिल्स के कुछ साइड इफेक्ट्स होंगे, खासकर जब वह पहली बार ले रही हो। असर ज्यादा साफ होगा, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि उसका रिएक्शन इतना बड़ा होगा। अगर यही हाल रहा तो आज वह पक्का काम ठीक से सुपरवाइज नहीं कर पाएगी। और तो और आर्यन सिंघानिया को भी शायद रात में घर लौटने पर पता चल जाए कि कुछ गड़बड़ है। नैना शर्मा की भौहें थोड़ी ऊपर उठीं। उसने कुछ देर सोचा, अपने बैग से मोबाइल फोन निकाला और एक नंबर डायल किया। उसकी एक अच्छी दोस्त थी जो गायनेकोलॉजिस्ट थी। वह उससे सलाह लेना चाहती थी कि क्या उसके लक्षणों को कम करने का कोई तरीका है। फोन कई बार बजा और दूसरी तरफ से उठा। नैना शर्मा ने धीरे से कहा, अंजलि राजपूत, मैं नैना बोल रही हूं। फोन पर दूसरी तरफ वाला आदमी एक पल के लिए हैरान रह गया। एक अचानक खुश और शिकायत भरी आवाज आई, नैना शर्मा, कमीनी लड़की, तुम्हें अब भी मैं याद हूं। मुझे लगा था कि तुम मुझे भूल ही गई हो। नैना शर्मा बचपन से ही खूबसूरत थी और उसकी पर्सनैलिटी भी घमंडी थी। इसलिए कई लड़कियां उससे दोस्ती करने को तैयार नहीं थीं। अंजलि राजपूत और नैना शर्मा अचानक दोस्त बन गईं। जब अंजलि राजपूत को बुली किया जाता था तो नैना शर्मा ने उसकी मदद की और दोनों अचानक दोस्त बन गईं। बाद में नैना शर्मा ने आर्यन सिंघानिया को फॉलो किया और अंजलि राजपूत ने उसे बहुत सारे आइडिया भी दिए। वे दोनों करीब आ गईं। बस एक साल पहले नैना शर्मा के माता पिता के गुजर जाने के बाद वह घर के कामों और कंपनी के कामों में बिजी हो गईं, इसलिए उनका अंजलि राजपूत से कम कांटेक्ट था। नहीं, बस मैं आजकल थोड़ा बिजी रहा हूं। सॉरी, छोड़ो, मुझे पता है तुम बहुत बिजी हो। बताओ क्या बात है। अंजलि राजपूत का कैरेक्टर हमेशा से बहुत सीधा साधा था, इसलिए नैना शर्मा ने बिना घुमाए सीधे कहा,
मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, कॉन्ट्रासेप्टिव पिल लेने के बाद आपको जी मिचलाना, उल्टी और कमजोरी महसूस होती है। क्या इससे राहत पाने का कोई तरीका है? हाँ, अगर रिएक्शन हल्का है, तो आप इसे दबाने के लिए कुछ स्ट्रॉन्ग चाय पी सकते हैं, कुछ चीनी, अदरक, नमकीन सब्जियां वगैरह चबा सकते हैं। फिर आपको दवा लेते रहना होगा। एक बार जब आपको इसकी आदत हो जाएगी, तो आप ठीक हो जाएंगे। अगर रिएक्शन ज्यादा गंभीर है, तो आप कुछ विटामिन B6 या एंटी रिएक्शन गोलियां ले सकते हैं। अंजलि राजपूत ने जैसे ही कहा, उसे अचानक लगा कि कुछ गड़बड़ है। नैना, तुम ये क्यों पूछ रही हो? क्या तुम इसे खाती हो? क्योंकि वे कई सालों से अच्छे दोस्त थे, इसलिए नैना शर्मा ने मना नहीं किया। उसने धीरे से गुनगुनाया और फिर कहा, क्या कोई और बात है जिस पर मुझे ध्यान देने की जरूरत है? अंजलि राजपूत एक पल के लिए हैरान हुई, लेकिन फिर उसने इस बारे में दोबारा सोचा। वे सभी बड़े थे, इसलिए यह नॉर्मल था। हालांकि क्यूबिकल में छिपी कियारा खुराना पूरी तरह से हैरान रह गई। अध्याय 198 खुशी में पतली बर्फ पर चलना 8। नैना शर्मा असल में कॉन्ट्रासेप्टिव ले रही थी। नैना शर्मा की शादी पहले से ही आर्यन सिंघानिया से हुई थी और मिसेज सिंघानिया हमेशा से एक पोते के होने का इंतजार कर रही थी। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि नैना शर्मा बर्थ कंट्रोल का इस्तेमाल क्यों करना चाहती हैं। क्या ऐसा हो सकता है कि नैना का आर्यन के साथ रिश्ता अभी भी ठीक नहीं था, इसलिए आर्यन उसके साथ बच्चे पैदा नहीं करना चाहता था? लेकिन ये सही नहीं है। आर्यन शादी करने वाला है और मुझे एक स्टेटस देने वाला है। अगर वे अभी भी कोल्ड वॉर में होते, तो आर्यन ऐसा क्यों करता? अगर ऐसा नहीं था, तो क्या ऐसा हो सकता है कि उनकी अभी अभी शादी हुई थी, इसलिए वे अभी बच्चे नहीं चाहते थे? क्या तुम मेरे साथ और समय बिताना चाहोगे? लेकिन ये वजह थोड़ी अजीब थी। सिंघानिया परिवार कोई आम परिवार जैसा नहीं था। नैना शर्मा प्रेग्नेंट थी। 10 महीने तक बच्चे को पालने के अलावा, अगर वह बच्चे के जन्म के बाद खुद उसकी देखभाल नहीं करना चाहती थी, तो मिसेज सिंघानिया उसकी देखभाल कर सकती थी या कोई नैनी रख सकती थी। इससे उन पर जरा भी असर नहीं पड़ता था। और जहां तक उन्हें पता था, आर्यन को बच्चे पसंद थे। वह अपने बच्चे का इंतजार नहीं कर सकता था। ऐसे में क्या ये सिर्फ नैना शर्मा की प्रॉब्लम हो सकती है? क्या नैना शर्मा आर्यन का बच्चा नहीं चाहती थी, इसलिए उसने बर्थ कंट्रोल पिल्स ली? हाँ, ऐसा ही होना चाहिए। नैना शर्मा ने अपनी शर्मा कॉर्पोरेशन के लिए आर्यन से शादी की थी। वह आर्यन से बिल्कुल प्यार नहीं करती थी और सिर्फ उससे फायदा उठाना चाहती थी। तब भी ऐसा ही था और अब भी ऐसा ही है। वह पहले तो इस बात को लेकर परेशान थी कि नैना शर्मा का नकाब कैसे फाड़े। अब जब नैना शर्मा ने खुद को एक्सपोज कर दिया था, तो इस बार वह आखिरकार आर्यन को इस औरत का असली रंग दिखा सकी। कियारा खुराना जितना इस बारे में सोचती, वह उतनी ही एक्साइटेड होती जाती। उसकी आंखों में तेज चमक थी और वह आर्यन को ये बताने का इंतजार नहीं कर पा रही थी। अंजलि राजपूत ने नैना शर्मा को कुछ बातें याद दिलाईं जिन पर ध्यान देना चाहिए और फिर खुद को ये कहे बिना नहीं रह सकी, नैना, हो सके तो बर्थ कंट्रोल पिल्स कम लो। ये तुम्हारे शरीर के लिए अच्छा नहीं है। तुम्हें अपने आदमी को कॉन्डोम पहनने देना चाहिए। तुम सिर्फ अपने मजे की परवाह नहीं कर सकती। भले ही नैना शर्मा पहले से ही आर्यन सिंघानिया के इतने करीब थी, लेकिन जब उन्होंने ऐसी सीधी सादी बातें सुनी, तो उनके गाल लाल हो गए। वह उसे दवा लेने का कारण नहीं बताना चाहती थी और बस गोलमोल जवाब दिया, अंजलि राजपूत, थैंक यू। मेरा काम खत्म होने के बाद चलो साथ में डिनर करते हैं। ठीक है, अभी के लिए बस इतना ही। मैं फोन रख रहा हूँ। नैना शर्मा ने फोन रखने के बाद शीशे के सामने खुद को थोड़ा ठीक किया और फिर अपने चेहरे का पीलापन छिपाने के लिए मेकअप को टचअप करने के लिए पाउडर का डिब्बा निकाला। उसने इधर उधर देखा और यह पक्का करने के बाद कि कुछ गड़बड़ नहीं है, उसने अपना बैग लिया और बाथरूम से बाहर निकल गई। जैसे ही नैना शर्मा गई, कियारा खुराना ने दरवाजा खोला और बाहर चली गई। उन्होंने नैना शर्मा की पीठ को घूरा और ठंडे होठों को सिकोड़ लिया। फिर उन्होंने अपना फोन निकाला और जल्दी से आर्यन सिंघानिया का फोन नंबर डाला। उनकी उंगली कॉल बटन दबाने ही वाली थी। हालांकि आखिरी समय पर उसका हाथ फिर भी रुक गया। नहीं, वह इतनी जल्दी फोन करके शिकायत नहीं कर सकती थी क्योंकि उसके पास कोई सबूत नहीं था। अभी वह नैना शर्मा की बातें समय पर रिकॉर्ड नहीं कर पाए, इसलिए उसके पास कोई सबूत नहीं था। अगर वह अभी आर्यन को फोन करके नैना शर्मा के बर्थ कंट्रोल पिल्स लेने के बारे में बताती, तो आर्यन शायद उस पर यकीन नहीं करता। उसे शायद ये भी लगता कि वह अफवाहें फैला रही है और झगड़ा बढ़ा रही है। अगर यह पहले होता, तो कियारा खुराना इतना नहीं सोचती, लेकिन हाल ही में
वह नैना शर्मा के सामने गिरती रही और आर्यन का रवैया उसके प्रति पहले जैसा अच्छा नहीं रहा, इसलिए वह लापरवाह नहीं हो सकती थी। तो वह क्या करने जा रही थी? अध्याय 199। 199 खुशी में पतली बर्फ पर चलना 9। क्योंकि वह सीधे तौर पर यह बात नहीं कह सकती थी, इसलिए वह घुमा फिराकर कह सकती थी। इसके अलावा वह इस बार मुसीबत मोल नहीं ले सकती थी। उसे खुद को एक बाहरी व्यक्ति की जगह पर रखना था। नहीं तो अगर आर्यन अपना गुस्सा उस पर निकालता तो उसे जितना मिलता उससे ज्यादा नुकसान होता। इसलिए उसे सावधान रहना होगा। तभी वह एक बार में नैना शर्मा को हरा सकती है और अपना आर्यन वापस पा सकती है। कियारा खुराना ने अपनी भौहें सिकुड़ी और ध्यान से सोचा। अचानक उसे कुछ याद आया। उसकी आंखों में एक ठंडी रोशनी चमकी और वह धीरे से मुस्कुराए। नैना शर्मा ने अपनी छोटी बहन से एक कप स्ट्रॉन्ग चाय लाने को कहा। चाय पीने के बाद उसका पेट गर्म और ज्यादा आरामदायक महसूस हुआ। जी मिचला ने जैसा महसूस भी ज्यादा नहीं हुआ। कियारा खुराना बाथरूम से वापस आई और अपने रेस्ट एरिया में चली गई। वह बैठ गई और दूसरी तरफ नैना शर्मा को देखा। उनकी नज़र उनके हाथ में रखी कड़क चाय पर पड़ी और उनकी मुस्कान और गहरी हो गई। नैना शर्मा ने कियारा खुराना की नज़र देखी और धीरे से अपनी भौहें सिकोड़ लीं। जब भी वह उसे देखती, वह बिना किसी वजह के उसे उकसाने के लिए उसके पास आ जाती। आमतौर पर वह उससे डरती नहीं थी, क्योंकि वह हर बार उसका फायदा नहीं उठा सकती थी। लेकिन आज उसकी तबीयत ठीक नहीं थी और वह उससे निपटने में और एनर्जी खर्च नहीं करना चाहती थी, इसलिए उसने उसकी तरफ नहीं देखा और आराम करने के लिए अपनी आंखें बंद कर लीं। अचानक कियारा खुराना आज गुस्से में सामने नहीं आई, बल्कि उससे देखने के बाद उन्होंने दूसरी तरफ ऐसे देखा जैसे कुछ हुआ ही न हो, जैसे उन्होंने नैना शर्मा को देखा ही न हो। हालांकि नैना शर्मा को राहत मिली, लेकिन उसे अजीब भी लगा। आज कियारा खुराना को क्या हुआ? उसने सच में उसे उकसाना बंद कर दिया? क्या ऐसा हो सकता है कि पिछली बार की धमकी से वह सच में चौंक गया हो? नैना शर्मा ने इस बारे में सोचा लेकिन समझ नहीं पाई। हालांकि उन्होंने जल्दी से इसे अपने दिमाग से निकाल दिया। कियारा खुराना का मामला उनकी चिंता के लायक नहीं था। योजक चिन्ह। राजेश शर्मा और नैना शर्मा के झगड़े के बाद वह इतना गुस्से में था कि पूरी रात ठीक से सो नहीं पाया। अगले दिन उसका रंग बहुत खराब था और उसका पूरा चेहरा धुंध से ढका हुआ था। वह नैना शर्मा का इंतजार कर रहा था कि वह आकर उससे माफी मांगे। आखिर में जब उसने सुना कि वह सुबह सुबह कंपनी में आ गई है, तो वह सीधे छोटी मीरा को एड की शूटिंग वाली जगह पर ले गया और उसका उससे माफी मांगने का बिल्कुल भी इरादा नहीं था। वह इतना गुस्से में था कि उसका ब्लड प्रेशर तुरंत बढ़ गया और वह लगभग गिर ही गया। सेक्रेटरी शर्मा ने जल्दी से राजेश शर्मा को सोफे पर बिठाया और उन्हें मनाने की कोशिश की। चेयरमैन, इतना गुस्सा मत होइए। यह आपकी सेहत के लिए बुरा है। आपको इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है। मिस के बच्चों के प्रति प्यार को देखते हुए मुझे लगता है कि वह जल्द ही आपसे माफी मांगने आएंगी। राजेश शर्मा ने अपना दिल पकड़ लिया और जोर जोर से हाँफने लगा। वह बिल्कुल अपनी बहन जैसी है। वे मुझे गुस्सा दिलाने के लिए ही पैदा हुई हैं। अगर मुझे पता होता कि ऐसा होगा तो मैं उनका गला घोंटकर मार डालता। चेयरमैन, गुस्सा मत होइए। दोनों औरतें अब भी आपके लिए बहुत अच्छी हैं। बेटे जैसा। शादी के बाद सबने अपने पंख सख्त कर लिए हैं और मुझसे मुंह मोड़ लिया है। अगर मैं न होती तो कौन इतने अमीर परिवार में शादी करके इतनी शान और दौलत का मजा ले पाता। तुम सब एहसान फरामोश हो। राजेश शर्मा जितना ज्यादा गाली देते उतना ही ज्यादा परेशान होते जाते। उनका खून बढ़ गया और उन्हें सांस लेने में दिक्कत होने लगी। सेक्रेटरी शर्मा ने जल्दी से अपनी दवाई ली और कहा, चेयरमैन, पहले आप कुछ दवाई ले लीजिए। खाने को क्या है? कोई फायदा नहीं, चाहे कितनी भी दवा खा लो। राजेश शर्मा ने सिर उठाया और दवा स्प्रे करने ही वाले थे कि सेक्रेटरी शर्मा ने जल्दी से कहा, चेयरमैन, भले ही आप अपने लिए न सोचें, आपको यंग मास्टर के लिए सोचना होगा। अगर आप गिर गए तो यंग मास्टर का क्या होगा? राजेश शर्मा का हाथ हवा में ही रुक गया। हाँ, वह गिर नहीं सकता था। अगर वह गिर जाता तो शर्मा एंटरप्राइज फिर कभी नहीं उठ पाता और शर्मा परिवार के बचे हुए इकलौते खून की देखभाल करने वाला कोई नहीं होता। अध्याय 200 खुशी में पतली बर्फ पर चलना 10। राजेश शर्मा ने गहरी सांस ली और अपने दिल का गुस्सा दबाया। उन्होंने दवा ली और मुंह में डाल ली। फिर उन्होंने कप उठाया और थोड़ा पानी पिया। शांत होने के बाद राजेश शर्मा सोफे पर झुक गए। उनकी आंखें गहरी थीं। कोई नहीं जानता था कि वह क्या सोच रहे थे। सेक्रेटरी शर्मा ने उनकी तरफ देखा और हिचकिचाते हुए पूछा, चेयरमैन, आप आगे क्या करना चाहते हैं?
अगर आप चाहते हैं कि मिस आपको ढूंढने की पहल करें, तो जब तक आप बीमार होने का नाटक करते रहेंगे, मिस का दिल अपने आप नरम पड़ जाएगा। राजेश शर्मा ने हाथ हिलाया। उसे नैना शर्मा की कभी चिंता नहीं हुई क्योंकि उसकी कमजोरी बहुत आसानी से पकड़ी जा सकती थी। भावनाएं उसकी सबसे बड़ी कमजोरी थीं। हालांकि उसे नैना शर्मा की बहन से नफरत थी, लेकिन उसे कहना पड़ा कि उसकी बहन असली शर्मा परिवार जैसी थी। वो पक्के फैसले लेती थी, बेरहम थी और दुनिया को धोखा देने के बजाय वह चाहती थी कि मैं दुनिया को धोखा दूं। इसीलिए उसने उसे किसी ऐसे इंसान से शादी करने के लिए मजबूर किया जिससे वह प्यार नहीं करती थी। उसने उससे शादी तो कर ली थी, लेकिन वह उससे कोई फायदा नहीं उठा पाया था। हालांकि नैना शर्मा बात मानने वाली थी, लेकिन उनका काम करने का तरीका ज्यादा अच्छा नहीं था। जब उनसे कुछ करने को कहा जाता था तो वह हमेशा चीजों को खींचती थी। उन्हें तुरंत कंपनी को बढ़ाना था। आखिर वह परी पर समय बर्बाद करने के लिए बहुत बूढ़े हो चुके थे। उन्हें अपनी आंखें बंद करने से पहले कंपनी को और मजबूत बनाना था। तभी वह इसे अपने पोते को सौंप सकते थे और शर्मा परिवार के विकास को आगे बढ़ा सकते थे। मेरे पास अब और इंतजार करने का समय नहीं है। मैं पर्सनली आर्यन सिंघानिया को ढूंढना चाहता हूं। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि वह अपना वादा पूरा करने और शादी करने के लिए कब तैयार होंगे। योजक चिन्ह। सिंघानिया परिवार के सीईओ के ऑफिस में आर्यन सिंघानिया सोफे पर आराम से पैर क्रॉस करके झुक गया। उसने आलस से अपनी आंखें खोली और राजेश शर्मा को देखा, जो बिना बताया आ गया था। उसने अपने होठों के कोनों को खींचा और हल्के से कहा, ओल्ड मास्टर शर्मा, क्या मैं जान सकती हूँ कि आप आज यहाँ क्यों हैं? उनके पोते आर्यन सिंघानिया उन्हें दादा नहीं कहते थे। इसके बजाय वह उन्हें सिर्फ ओल्ड मास्टर कहती थीं। ये थोड़ा बेइज्जती वाला था। वह असल में उनकी इज्जत करना चाहते थे, लेकिन जब उन्होंने सोचा कि उन्होंने क्या सुना था, तो वह उनकी इज्जत नहीं कर पाए। उसने उसे इस बात के लिए दोषी नहीं ठहराया कि वह उससे फायदा उठाना चाहता था, बल्कि उसने उसे नैना शर्मा को अपनी भावनाओं को धोखा देने के लिए दोषी ठहराया। उसने उसे नैना शर्मा को बिना भावनाओं वाली कठपुतली बनाने के लिए भी दोषी ठहराया। राजेश शर्मा को आर्यन सिंघानिया की बेइज्जती का एहसास हुआ और उनकी नजरें सख्त हो गईं। हालांकि वह उसे नाराज नहीं कर सकते थे, इसलिए वह उसके रवैये को नजरअंदाज कर सकते थे। वह मुस्कुराए और बोले, असल में यह कोई जरूरी बात नहीं है। बस बात यह है कि तुम्हारी और नैना की शादी को कुछ समय हो गया है और हमें ठीक से मिलने का समय नहीं मिला है। मैं आज वहां से गुजर रहा था, इसलिए मैंने तुमसे मिलने का सोचा। आर्यन सिंघानिया के होंठ आधी मुस्कान में मुड़ गए। ओल्ड मास्टर शर्मा, अगर आपको कुछ कहना है तो सीधे कहो। हम परिवार हैं, घुमा फिराकर बात करने की कोई जरूरत नहीं है। राजेश शर्मा ये भी जानते थे कि आर्यन सिंघानिया एक स्मार्ट इंसान है, और एक स्मार्ट इंसान से बातें छिपाना जरूरी नहीं है। राजेश शर्मा सीधे बैठ गए और उनके चेहरे की प्यारी सी मुस्कान गायब हो गई। उन्होंने अपनी आवाज धीमी की और सीरियसली कहा, ऐसे में मैं सीधे सीधे कह देता हूं। आर्यन, तुम्हारी नैना से शादी को काफी समय हो गया है। शायद तब तुम्हारा शादी करने का इरादा नहीं था, और शायद तुम्हें अब भी नैना को लेकर कुछ शक था, लेकिन क्योंकि तुम पहले से शादीशुदा हो, तो एक आदमी होने के नाते तुम्हें जिम्मेदारी लेनी होगी। तुम्हें ऐसा नहीं लगता? क्या तुम्हारी और नैना की शादी एजेंडा में नहीं होनी चाहिए? असल में आर्यन सिंघानिया को आज राजेश शर्मा के आने का मकसद थोड़ा बहुत अंदाजा हो गया था। वह शादी के बारे में पूछना चाहता था, लेकिन उसे लगा कि उसकी बातें गलत थीं। वह और नैना पहले ही एक दूसरे के लिए अपनी फीलिंग्स बता चुके थे और पक्का था कि वे फिर से शुरुआत करेंगे। उसने ऐसा क्यों कहा कि उसे अभी भी नैना को लेकर शक है?